कोड चैनल में आप सबका स्वागत है और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं द मोस्ट अवेटेड कोर्स के बारे में जो कि है NFT दैट इज ERC 721। और इस कोर्स में हम लोग A to Z जो भी चीज़ें NFT के बारे में हमें पता होनी चाहिए कि NFT क्या होती है, वर्किंग ऑफ NFT, वाई वी नीड NFT, मिथ्स ऑफ रिलेटेड टू NFT, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग जो पढ़ेंगे वो यही है कि फंजिबल और नॉन फंजिबल टोकन्स क्या होते हैं, मतलब फंजिबल और नॉन फंजिबल आइटम्स क्या होते हैं। बेसिकली हम लोग पहले ये पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे वाई NFT, हमें NFT की ज़रूरत क्यों है, क्यों हम लोग मतलब NFT आ तो गया है इस टाइम पे, क्यों इतना NFT पॉपुलर है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि क्यों NFT की हमें ज़रूरत है। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ NFT। फिर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एक्चुअली में NFT हमारी वर्क करती है, और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे NFT की, कौन कौन सी पॉपुलर कुछ NFT हैं जो कि आज के टाइम में बहुत पॉपुलर हैं और जहाँ पे लाइक लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने को तैयार हैं इन तरह NFT से। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और फिर जो रियल रीज़न है कि NFT आज के टाइम पे क्यों पॉपुलर है इसके बारे में बात करेंगे। एज अ डेवलपर ये सारी चीज़ें हमें पता इसलिए होना ज़रूरी है क्योंकि जब हम लोग किसी क्लाइंट के लिए ये सारी चीज़ें करेंगे कि हाँ हमें एक NFT बनाने को दिया जाए, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या ऑब्जेक्टिव होता है NFT का और क्यों NFT वो चाह रहा है क्लाइंट। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर मतलब वीडियो में बात करेंगे। क्या एडवांटेजेस हैं NFT के, इसके बारे में बात करेंगे। फीचर्स ऑफ NFT क्या है, मिथ्स ऑफ NFT क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐसे मिथ्स हैं NFT को लेके जो लोगों को लगता है कि NFT में ये होता है वो होता है, ऐसे इन्वेस्टमेंट होती है एंड ऑल दोज थिंग्स। तो एज अ डेवलपर जब इस तरह के कोई क्लाइंट्स आपसे क्वेश्चन बोलता है कि भाई ये कर सकते हो क्या, और आपने एज अ डेवलपर कह दिया हाँ मैं ये कर सकता हूँ, फिर बाद में पता चलता है कि ऐसी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम लोग मिथ्स ऑफ NFT जो इस समय मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे, क्या मिथ्स होते हैं NFT के। फिर जिस पे हमारी NFT बेस्ड है ERC 721 के टोकन, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और क्या डिफरेंस है जो नॉर्मल टोकन होते हैं, यहाँ पे वैसे मैं ERC 22 को लूँगा, 20 को लूँगा, मगर क्या डिफरेंस होता है एक नॉर्मल टोकन में और क्या डिफरेंस होता है एक NFT में, मतलब ERC 721 और एक ERC 20 या किसी और टोकन में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड एट द एंड जो हम लोग बात करेंगे वो है ओपन जिपलिन, जो हमारी एक लाइब्रेरी है ओपन जिपलिन जिसका हम लोग यूज़ करते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ओके। तो जो सबसे पहली बात हम लोग करने वाले हैं वो है फंजिबल क्या होता है। फंजिबल जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हमारा NFT है उसके टर्म में ही आ रहा है नॉन फंजिबल टोकन। तो फंजिबल क्या होता है, तो फंजिबल हर वो आइटम होता है जिसको आप एक्सचेंज कर सकते हो। हर वो आइटम जिसको आप एक्सचेंज कर सकते हो उसको हम फंजिबल कह सकते हैं। व्हाट इज अ फंजिबल आइटम? सो फंजिबल आइटम द क्वालिटी ऑफ एन एसेट दैट कैन बी एक्सचेंज विद अनदर एसेट ऑफ द सेम टाइम। अब इसका क्या मतलब है, तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि मेरे पास दो ₹5 के नोट है और मैं इन दोनों ₹5 के नोट को दो ₹5 के नोट के साथ एक्सचेंज कर सकता हूँ, इरिस्पेक्टिव कि ये ₹5 का नोट क्रस्ड है या कुछ है, मतलब फटा नहीं होना चाहिए डेफिनेटली। मगर जब तक कि ये दोनों नोट ₹5 के हैं, ये दोनों एक ही वैल्यू को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, तो मैं इन दोनों चीज़ों को क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। तो ये एक फंजिबल आइटम की कैटेगरी में आएगा। उसी तरह से लेट से ये ₹5 के दो नोट मैं क्या ₹10 के नोट के साथ कर सकता हूँ एक्सचेंज, बिल्कुल कर सकता हूँ क्योंकि दोनों की ही वैल्यू सेम है। तो मैं इन दोनों आइटम्स को भी क्या कर सकता हूँ, आपस में एक्सचेंज कर सकता हूँ, दोनों ही फंजिबल की कैटेगरी में आएंगे। इसी तरह से लेट से मेरे पास गोल्ड है, 5 kg गोल्ड है, और ये 5 kg गोल्ड मैं लेट से कुछ दूसरे, मतलब अब डेफिनेटली ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो 5 kg गोल्ड है किसी एक पर्टिकुलर तरीके से दिखे और ये किसी एक पर्टिकुलर तरीके से ही दिखना चाहिए। एट द एंड जो फंजिबल आइटम की चीज़ है वो हम तब फंजिबल कह सकते हैं कि जब दोनों की वैल्यू सेम हो। जैसे यहाँ पे ये 5 kg का गोल्ड है और ये 5 kg का गोल्ड है, दोनों में भी देखने में थोड़ा डिफरेंट हो, बट एट द एंड इन दोनों की वैल्यू अगर हम निकालें तो दोनों की वैल्यू सेम है क्योंकि गोल्ड की प्राइस एक फिक्स्ड होती है। इसी तरह से लेट से दो टूथपेस्ट हैं और दो टूथपेस्ट अगर एक ब्रांड के हैं, ये ध्यान देने वाली बात है कि दोनों अगर एक ही ब्रांड के हैं तो इन दोनों को भी हम एक्सचेंज कर सकते हैं। तो क्या एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे फंजिबल के, तो फंजिबल हमारा हर वो आइटम है, फंजिबल हमारा हर वो आइटम है जो कि मतलब करेंसीज, कमोडिटीज, प्रीशियस स्टोन्स, ये सारे आइटम्स को आप क्या कर सकते हो, फंजिबल की कैटेगरी में रख सकते हो क्योंकि इन सारी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। अब नॉन फंजिबल टोकन्स क्या होते हैं या फिर नॉन फंजिबल आइटम्स क्या होते हैं, तो जस्ट इसी का अपोजिट कि हर वो चीज़ जो सिमिलर तो हो बट वो एक्सचेंजेबल ना हो, उन सारे आइटम्स को हम क्या कहेंगे, नॉन फंजिबल कहेंगे। जैसे कि दो हाउस है, अब ये दोनों हाउस, दोनों डेफिनेटली हाउस हैं, दोनों ही घर में रहने की जगह है, बट क्या है एट द एंड ये दोनों कभी भी सेम नहीं हो सकते क्योंकि हो सकता है उस हाउस में कुछ 3 कमरे हों, इस हाउस में 2 कमरे हों, तो आप कभी भी इन दोनों हाउस की जो एक्चुअल वैल्यू है वो नहीं निकाल पाओगे। तो ये चीज़ें फंजिबल में नहीं आएगी। जैसे दो कार्स हैं, अब ये दोनों कार अगर दोनों दोनों अलग अलग ब्रांड की है तो भी ये फंजिबल की कैटेगरी में नहीं आएंगी, ये भी नॉन फंजिबल की कैटेगरी में ही आएंगी। ठीक है, और अगर लेट से दो टूथपेस्ट हैं और उसमें से एक टूथपेस्ट हमारा एक्सपायर कर गया,
तो अब हम ये दोनों टूथपेस्ट को सेम वैल्यू पे नहीं रख सकते, क्योंकि बहुत सीधी सी बात है कि अगर कोई हमारा एक टूथपेस्ट जो कि ख़राब हो चुका है उसकी अब कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो इसीलिए अब ये दोनों चीज़ों को हम एक्सचेंज नहीं कर सकते, और ये दोनों अब किस में आ जाएंगे, नॉन फंजिबल की कैटेगरी में आएंगे। तो अगर हम बात करें नॉन फंजिबल में क्या क्या चीज़ आती है, तो हमारा रियल एस्टेट, आर्ट, स्पोर्ट्स कार्ड, मतलब ये सारी चीज़ें जिसका हम एक्चुअल में वैल्यू ना निकाल सको, या फिर वैल्यू निकाल तो सको मगर एक्सचेंज ना कर सको। दो पेंटिंग को आप एक्सचेंज नहीं कर सकते, दो रियल एस्टेट की ज़मीन को आप एक्सचेंज नहीं कर सकते, क्योंकि एक रियल एस्टेट की बिल्डिंग हो सकता है, मतलब जो ज़मीन है वो कहीं और पे है, दूसरी रियल एस्टेट की ज़मीन कहीं और पे है, तो अब इन दोनों को एक्सचेंज नहीं कर सकते, इसलिए ये भी नॉन फंजिबल की कैटेगरी में ही आते हैं। और जब मैं बात करता हूँ वैल्यू की, यहाँ वैल्यू की जब मैं बात कर रहा हूँ फंजिबल और नॉन फंजिबल की, तो वैल्यू है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। वैल्यू वो हर चीज़ है जो कि एक मार्केट डिटरमाइन करती है किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी आइटम की जब कोई मार्केट वैल्यू डिसाइड करती है तो हम कह सकते हैं वो एक वैल्यू है, मतलब एक मतलब पे करने को तैयार है कि हाँ भाई ये अगर एक आइटम है, लेट्स से गोल्ड है या फिर कुछ भी है, ये हाउस है, मैं इसके लिए इतना पे करने को तैयार हूँ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मैं इतना पे करने को तैयार हूँ, तो हम कह सकते हैं कि इसकी ये वैल्यू है। और ये वैल्यू डिटरमाइन कैसे होती है, ये वैल्यू डिटरमाइन होती है कि भाई जो पर्सन है वो कैसा फील कर रहा है उस चीज़ को खरीदने से पहले, कि भाई लेट्स से हो सकता है कि आपको पोकेमॉन कार्ड अच्छे लगते हो, पोकेमॉन का कार्ड आपने आई थिंक सभी ने सुना होगा, तो पोकेमॉन कार्ड जैसे हो गया, अब ये किसी के लिए बहुत ही इमोशनल चीज़ है। हो सकता है कि आप उसके लिए लेट्स से $100 तक भी देने को तैयार हो, कुछ भी देने को तैयार हो, बट किसी के लिए ये वर्थलेस चीज़ है। तो ये फीलिंग वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप बात करते हो वैल्यू की, तो उसके बेसिस पे भी क्या होती है, डिसाइड होती है किसी भी चीज़ की वैल्यू। डिमांड और सप्लाई, क्या डिमांड है उस आइटम की, क्या सप्लाई है उस आइटम की, इस पर भी डिटरमाइन की जाती है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या होगी वैल्यू। अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो सीधी सी बात है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। वहीं पे अगर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस अपने आप ही कम हो जाएगी। क्वालिटी कैसी है, जैसे अभी उन्होंने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि हमारी जो कोलगेट था, मतलब कोलगेट कह रहा हूँ, मतलब कोई भी टूथपेस्ट था, अगर वो खराब हो गया है तो डेफिनेटली उसकी कोई वर्थ नहीं रहेगी, तो उसकी वैल्यू कम होगी एज कम्पेयर टू जो टूथपेस्ट है जो कि एकदम सही है, उसकी कुछ और वैल्यू होगी। एंड एट द एंड उसकी यूजफुलनेस क्या है, वो कितना यूजफुल है, इस पर भी डिटरमाइन होगी कि उसकी क्या वैल्यू है। अगर उसकी यूज़ ज़्यादा है तो डेफिनेटली हम उसके लिए ज़्यादा पे करने को तैयार होंगे, उसकी यूजफुलनेस उस टाइम के लिए कम है, डेफिनेटली हम उसके लिए पे कम करने को तैयार होंगे। तो ये चीज़ आती है हमारी वैल्यू की। ये सारी चीज़ें मैं बता के रहा हूँ, ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी के बेसिस पे जो NFT है उसकी सारी वैल्यूज़ एंड ऑल दोज थिंग्स डिसाइड होती हैं, और इसी पे जो NFT है वो पूरा रन कर रहा है, तो इसीलिए ये चीज़ मैंने यहाँ पे कवर अप की है। और अब बात करते हैं कि हमें NFT की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो हमें NFT की ज़रूरत क्या है, वाई NFT इज नीडेड, जब मतलब इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। और इस एग्जाम्पल को हम लेंगे ट्रेडिंग ऑफ फिजिकल आइटम्स, फिर हम लोग देखते हैं ट्रेडिंग ऑफ डिजिटल आइटम्स, क्या डिफरेंस है फिजिकल आइटम की ट्रेडिंग में और क्या डिफरेंस है डिजिटल आइटम्स की ट्रेडिंग में, जिसकी वजह से आज NFT इतना पॉपुलर हो रहा है। अगर लेट्स से ये आप, ठीक है, मान लेते हैं कि ये आप हो, एक मिनट जस्ट मिनट, ठीक है, मान लेते हैं कि ये आप हो और आप चाहते हो यहाँ से गोल्ड खरीदना, ठीक है। अब आप इस जगह से अगर गोल्ड खरीदना चाहते हो, लेट्स से ये 5 kg का गोल्ड रखा है और आप यहाँ से इसको खरीदना चाहते हो, अब आप क्या करोगे, सीधी सी बात है, इस गोल्ड के लिए कुछ पैसे पे करोगे। यहाँ पे 10 रुपीज़ की नोट है, डेफिनेटली गोल्ड इतना सस्ता नहीं है, बट ठीक है अभी के लिए मेरे पास सही थी, तो इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, इस गोल्ड को खरीदेंगे। और इसके लिए आप क्या करोगे, ये 10 रुपीज़ दोगे आप इस गोल्ड शॉप को, और गोल्ड शॉप आपको क्या करेगा, ये गोल्ड दे देगा। और इसके थ्रू आपने क्या किया, दो आइटम्स को एक्सचेंज कर दिया। बट गोल्ड शॉप सिर्फ और सिर्फ आपको ये गोल्ड ही नहीं देगा, वो उसके साथ एक चीज़ और आपको देगा, जिससे कि आपकी ओनरशिप डिसाइड होगी कि ये गोल्ड, ये जो गोल्ड आपने इस शॉप से लिया है, ये आपने चोरी नहीं किया है, या फिर आपने ये कहीं से मतलब उठाया नहीं है इस तरह, और ये इसी शॉप से लिया गया है, इस तरह की कुछ ओनरशिप वाली चीज़ ये शॉप इस पर्सन को प्रोवाइड करती है, और जिस चीज़ को हम लोग कहते हैं रिसीट। तो गोल्ड शॉप जो हमारी है वो हमें क्या देगी, गोल्ड तो देगी, प्लस उसकी रिसीट देगी, जो कि ये बताएगा कि ठीक है ये पर्सन ने हमारी शॉप से इस पर्टिकुलर डेट पे ये गोल्ड खरीदा था, ये गोल्ड का इतना मतलब वेट है एंड ऑल दोस थिंग्स, उस रिसीट में सारी चीज़ें लिखी होगी। और इसी बेसिस पे डिसाइड होगा कि आप इस गोल्ड के हकदार हो कि नहीं। कल को अगर लेट से आपके यहाँ टैक्स की रेट पड़ती है तो अब ये रिसीट दिखाओगे और कहा जाएगा ठीक है ये रिसीट इनके पास है, मतलब कि ये गोल्ड इनको बिलोंग करता है और ये इस गोल्ड शॉप से लिया गया था। ठीक है, अब इसी पे बात करते हैं, जब हम बात करते हैं इसी चीज़ में डिजिटल आइटम्स की। अच्छा एक चीज़, हाँ, कि एडवांटेजेस क्या होते हैं ट्रेडिंग, अगर हम फिजिकल आइटम्स की ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें एडवांटेजेस क्या होते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है कि डिमांड और सप्लाई थोड़ी मेंटेन रहती है। डिमांड सप्लाई मेंटेन होने का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल कि लेट्स से कोई चीज़ जब कोई बनाता है तो वो एक पर्टिकुलर सप्लाई में ही बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जो है एक लिमिटेड सप्लाई ही, मतलब एक लिमिटेड अमाउंट में ही अर्थ पे अवेलेबल है। अब ये नहीं कि आप जितना चाहे अपने घर पे गोल्ड बना सकते हो, नहीं, गोल्ड जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे एक मतलब एक हमारी अर्थ पे एक तरह से
कुछ पर्टिकुलर अमाउंट में ही अवेलेबल है और उसका ही आप क्या करते हो, उसी की सप्लाई करते हो। तो इससे क्या होता है, प्राइस अपने आप को डिमांड के साथ मेंटेन कर लेते हैं। दूसरी फायदी चीज वाली चीज क्या है कि इससे ओनरशिप डिसाइड करने में काफी आसानी है। वो गोल्ड जब आपने लिया तो आपको एक रिसीट भी मिल गई और वो गोल्ड भी आपके पास है, जो दोनों चीजें बताती हैं कि आप उस गोल्ड के ओनर हो, और ये आपकी ओनरशिप भी बता देती है। अब इस चीज को समझते हैं, जब हम बात करते हैं डिजिटल आइटम्स के टर्म्स में तब क्या प्रॉब्लम आती है। लेट्स से आप कोई डिजिटल आइटम की ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको कोई फोटो पसंद आई या कोई पेंटिंग पसंद आई जो कि कुछ इस तरह से है, और आप चाहते हो कि ये पेंटिंग ना मैं खरीदूं। तो आपने क्या किया, जो वेबसाइट थी उसको आपने पे किया और उन्होंने क्या किया, डिजिटली, मैं फिर से कहूँगा डिजिटली, उसको लेट से आपकी मेल पे, आपकी ड्राइव पे उन्होंने अपलोड कर दिया कि ठीक है ये लीजिए, ये पेंटिंग आपको हमने प्रोवाइड कर दी है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि इस पेंटिंग को कोई भी कॉपी कर सकता है और उसकी मल्टीपल कॉपीज वो प्रोड्यूस कर सकता है। अब यहाँ पे हो जाती है प्रॉब्लम। ये चीज़ अगर आप फिजिकल आइटम के केस में देखो तो इस तरह की प्रॉब्लम थोड़ी कमी है, क्योंकि आप एक गोल्ड को कॉपी नहीं कर सकते। डेफिनेटली आप दूसरा गोल्ड तो बना सकते हो मगर उसको कॉपी नहीं कर सकते। मगर ये अगर हम एक डिजिटल आइटम की बात करें, जैसे कोई फोटो हो गई, पेंटिंग होगी जो डिजिटली बनाई गई है या प्रोड्यूस की गई है, उसको आप कॉपी कर सकते हो। अब इसमें आ जाते हैं कुछ इश्यूज़, और वो इश्यूज़ क्या है। पहला इशू ये है कि इससे सप्लाई और डिमांड का जो रेशियो है वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि भाई जो भी चीज़ है मैंने उसकी कॉपी की, मैंने उसकी मल्टीपल कॉपीज़ करना शुरू कर दिया। अब जब उसकी मल्टीपल कॉपीज़ होंगी तो सीधी सी बात है, सप्लाई बढ़ गई और डिमांड उतनी थी ही, मतलब डिमांड कम थी, सप्लाई ज़्यादा थी, तो अपने आप ही प्राइस उसकी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे लॉस किसको हो रहा है, जिसने वो पेंटिंग बनाई थी, जिसने वो आर्ट बनाई थी, उसके लिए सबसे बड़ा लॉस है। दूसरा प्रॉब्लम है यहाँ पे कोई ओनरशिप जैसी चीज़ नहीं है, क्योंकि वो जो डिजिटल आइटम है, अब वो डिजिटल आइटम एक फ़ोटो ही है, राइट। डेफिनेटली वो जो पर्सन है वो आपको एक रिसीट दे सकता है, दैट्स नॉट द केस। बट द प्रॉब्लम ये है कि वो जो फोटो आपको मिलती है, उस फोटो को आप किस तरह से कहोगे कि ये मेरी ही फोटो है। बात समझ में आ रही है, ये फोटो ये मेरी है, क्योंकि उस फोटो की अगर हम एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करके दूसरी कॉपी बनाते हैं तो आपकी फोटो में और उस फोटो में कोई डिफरेंस रह नहीं जाता है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाती है कि लॉस ऑफ ओनरशिप, एक ओनरशिप वाली बात यहाँ पे नहीं हो पाती है। और इसीलिए अभी तक जब भी कोई चीज़ डिजिटली आइटम मतलब प्रोड्यूस होता था, ये सारी चीज़ें होती थी, तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं की जाती थी। आप खुद ही देख लो, कोई भी चीज़ जो कि डिजिटली अवेलेबल है, स्पेशली अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो वहाँ पे तो बिल्कुल भी वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वो डिजिटल है, उसको तो हम कॉपी पेस्ट कर ही लेंगे, तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं रह जाती है। और इसी चीज़ को चेंज किया आपके NFT ने। और इसी चीज़ को चेंज किसने किया, इसी चीज़ को चेंज किया NFT ने। तो NFT है क्या, अगर NFT की हम बात करें एक लेमन टर्म्स में, मतलब कि एक नॉर्मल पर्सन के टर्म्स में, तो NFT सिंपली एक कलेक्टेबल है। कलेक्टेबल का मतलब क्या है, जैसे कुछ लोगों को आपने देखा होगा, शौक होता है कि मैं एंटीक्स खरीदूं, कुछ लोगों का शौक होता है कि मैं कार्ड्स कलेक्ट करूं, तो उसी की तरह से एक NFT भी एक कलेक्टेबल ही की कैटेगरी में आ जाता है, इसीलिए इसे कलेक्टेबल कहा जाता है। दूसरी चीज़, जब आप एक NFT बनाते हो, जब आप एक NFT मतलब आपने एक पेंटिंग ली या फिर आपने एक आर्ट लिया, आप उसने उसको NFT बनाते हो, अभी कैसे बनती है ये भी हम लोग बात करेंगे। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मिंटिंग कहते हैं। इसके थ्रू आप NFT को क्रिएट कर पाते हो। अब ये जो NFT है, जो ये NFT बनती है, इसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो इसको यूनिक बनाती है। ठीक है, इसको क्या बनाती है, इसको यूनिक बनाती है। और ये यूनिक कैसे बनाती है, सबसे पहली चीज़ जो NFT को सबसे ज़्यादा यूज बना रही है वो है इसकी टेक्नोलॉजी। ये जो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है वो है ब्लॉकचेन। और ब्लॉकचेन इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है। सब लोग ब्लॉकचेन के बारे में जानना चाहते हैं, सब लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और NFT एट द एंड एक तरह से क्रिप्टो करेंसी है, मतलब कि एक तरह से अगर आप देखो एक टोकन है, वो भी एक क्रिप्टो करेंसी की कैटेगरी में आएगा। तो इसलिए भी NFT काफ़ी ज़्यादा इस समय पॉपुलर हो रही है, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है जो कि ब्लॉकचेन है। ठीक है, दूसरी चीज़, एक NFT को आप दूसरी NFT के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकते, इसीलिए इसे नॉन फंजिबल टोकन कहा जाता है। मतलब ये एक ऐसा टोकन है जिसको हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकते। ये टोकन की अपनी एक वैल्यू होगी, इस टोकन की अपनी एक वैल्यू होगी। और ये कैसे होता है ये हम लोग बात करेंगे। इसमें क्या आता है, इसमें ओनरशिप की फीलिंग आती है। फीलिंग कैसे आती है, क्योंकि आप जो भी ट्रांजैक्शंस करते हो, जैसे आपने कोई पेंटिंग ली, अब वो पेंटिंग, पहली चीज़ तो वो क्या होगी कि सबसे अच्छी बात ये है कि वो जितने भी ट्रांजैक्शन आप करोगे उस पेंटिंग को खरीदने में, बेचने में या किसी भी चीज़ में, वो सारी चीज़ें कहाँ रिकॉर्ड हो रही हैं, वो ब्लॉकचेन पे रिकॉर्ड हो रही है। तो मतलब कि वो एक ऐसी जगह पे है जो कि इम्यूटेबल है। मतलब कि वो एक तरह से वेरीफाई करना कि भाई ब्लॉकचेन को हम लोग इसलिए ट्रस्ट करते हैं। ब्लॉकचेन को ट्रस्ट करने का रीज़न क्या है, क्योंकि उसको कोई भी चेंज कर नहीं सकता, उसमें कोई भी खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, कि बिकॉज ब्लॉकचेन इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड इम्यूटेबल लेजर। तो इसलिए इससे ट्रस्ट की वो आती है, और ये जो ट्रस्ट की आती है इसीलिए फीलिंग ऑफ ओनरशिप आती है। और इसी वजह से ये जो NFT वाली चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है।
इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे हम लोगों ने देखा था डिजिटल आइटम जो हमारा था उसको हमने क्या किया था, मल्टीपल कॉपीज में कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करके कर सकते थे। अगर आप एनएफटी को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, इसको आप स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, तो इससे क्या होता है, सप्लाई जो होती है वो एकदम मेंटेन रहती है। जिससे कि अगर मैं लेट्स से एक पेंटर हूँ, मैंने एक एनएफटी निकाली, अब वो एनएफटी कितनी होगी, 10 होगी, 12 होगी, 15 होगी, कितनी होगी ये मैं डिसाइड करूँगा, उससे ज़्यादा वो हो नहीं सकती। तो इससे क्या होता है, सप्लाई की पूरा मतलब जो सप्लाई है उसका कंट्रोल पूरा पूरा मेरे हाथ में आ जाता है, और इस वजह से भी इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी जनरेट होती है, भाई सप्लाई इज लिमिटेड। तो यही चीज़ें हैं जो एनएफटी को बहुत ज़्यादा यूनिक बनाती है। अब अगर हम वर्किंग ऑफ एनएफटी की बात करें कि वर्किंग कैसे, मतलब एनएफटी किस तरह से वर्क करती है, तो इसमें क्या होता है, जैसे ये जो पेंटिंग थी जो हम लोगों ने पिछले अपनी स्लाइड्स में देखा, इसको हम क्या कर रहे थे, कॉपी पेस्ट कर दे रहे थे, राइट। एनएफटी क्या करती है, इस पेंटिंग को अटैच कर देती है एक आईडी के साथ। तो ये हमारी पेंटिंग थी, और ये पेंटिंग कहीं पे भी स्टोर हो सकती है, आपके आईपीएफएस, आपकी सेंट्रल सर्वर, मतलब सेंट्रल डेटाबेस, कहीं पे भी ये पेंटिंग स्टोर होती है। बट हम क्या करते हैं, इस पेंटिंग के साथ अटैच कर देते हैं एक आईडी जो कि काफ़ी यूनिक होती है, और फिर क्या करते हैं, मतलब कुछ करना नहीं है, बस इन दोनों को हमने अटैच करना है, और इसी के थ्रू हमें एक एनएफटी जनरेट होके मिल जाती है। तो इससे ज़्यादा एनएफटी और कुछ भी नहीं होती है। तो मतलब अगर आपसे कोई पूछे एनएफटी क्या है, तो सिंपली आपने क्या किया, एक डिजिटल आइटम को अटैच कर दिया है एक आईडी के साथ, और अब आपको क्या मिल गई है, एक एनएफटी मिल गई है। और ये जो इमेज है ये कहाँ पे होती है, ये इमेज आपकी ब्लॉकचेन पे नहीं होगी, क्योंकि ब्लॉकचेन पे इमेज स्टोर करना बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, तो वहाँ पे आप इससे स्टोर नहीं करते हो। आप मेनली ये सारी जो भी इमेज होती है इसको आप स्टोर करते हो अपने आईपीएफएस या फिर अपने सर्वर पे। अब अब ये जो एनएफटी है, मतलब ऐसा नहीं कि आप ये जो एक बार एनएफटी बन गई इसको आप बना नहीं सकते, आप इसकी मल्टीपल कॉपीज भी बना सकते हो कुछ इस तरह से। अब आपने क्या किया, एक एनएफटी ली, इसको मतलब ये इमेज थी, इसको एक आईडी 1 के साथ अटैच किया, एक एनएफटी मिल गई। आपने फिर वही इमेज ली, इसको एक आईडी 2 के साथ अटैच किया, और फिर से आपको एक नई एनएफटी मिल गई। नई एनएफटी क्यों है, अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों की आईडीज डिफरेंट है, दोनों ही यूनिक हैं, तो इसीलिए ये दोनों एनएफटी क्या होती हैं, ये दोनों एनएफटी जो हमने प्रोड्यूस की है सिमिलर इमेजेस से, इमेज में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों इमेज सेम है, दोनों ही डिजिटल आइटम है, बट इन दोनों के थ्रू जो हमने एनएफटी जनरेट की ये दोनों अब इक्वल नहीं है, इसीलिए इसे हम कहते हैं नॉन फंजिबल टोकन। और ये दोनों इक्वल क्यों नहीं है, बिकॉज इन दोनों की आईडी सेम नहीं है। तो ये होती है एनएफटी, और इसकी वर्किंग भी हम लोग और डिटेल में जब इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। बट अगर एक सरफेस लेवल पे बात की जाए तो एनएफटी बस यही है, एक इमेज को एक आईडी से अटैच करना, उसी के थ्रू आपको एक एनएफटी मिल जाती है बस। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं तो इससे थोड़ा क्लियर भी हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल रखा ही था। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं और इसके थ्रू हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देख ली तो एग्जाम्पल सर्च करते हैं, क्रिप्टोकिटीज। क्रिप्टोकिटीज के बारे में अगर बताऊं तो क्रिप्टोकिटीज कुछ और नहीं है, सिंपली ये लोग कर क्या रहे हैं, जो क्रिप्टोकिटीज जिसके लिए फेमस हुआ, सिंपली ये गेम है, दो कैट्स हैं, दो कैट्स को आप ब्रीड कराते हो और आपको एक नई कैट मिलती है। दोनों ही कैट जो आपने ब्रीड कराई वो एक एनएफटी थी, आपने दोनों को जब ब्रीड कराया तो आपको एक नई एनएफटी मिल गई, और इसी एनएफटी को आप बेच सकते हो, खरीद सकते हो। इट्स जस्ट लाइक कि जैसे कि क्लैश ऑफ क्लैंस जैसे एक गेम था जो काफ़ी पॉपुलर हुआ था बीच में, जहाँ पे आपके अपने खुद के कुछ अवतार्स होते थे, और जो गेम्स में होते हैं अवतार्स होते हैं ना कि भाई इतना पे करो आपको ये अवतार मिलेगा, इसकी ये खासियत है। अब यहाँ पे जो अवतार आप खरीदते हो, लाइक मतलब अवतार का मतलब है कि जो भी कैरेक्टर आप खरीदते हो, अब वो आपको एक तरह से ओनरशिप का वो देते हैं कि ये जो कैरेक्टर है ये मेरा ही कैरेक्टर है और किसी के पास ये कैरेक्टर नहीं है। तो इससे जो ओनरशिप वाली फीलिंग आती है, इसी पे ये क्रिप्टो करेंसीज का जो एक गेम है इसी पे रन कर रहा है। इसका एक 40 सेकंड का वीडियो है, मैं दिखाता हूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा क्या कर रहे हैं लोग। मैं यहाँ पे इसको वो कर रहा हूँ म्यूट। तो ये देखना क्या करेंगे ये लोग, दो किटीज़ को लेंगे, कोई भी दो किटीज़ उठाना, इन दोनों को ये ब्रीड कराएंगे मतलब एक गेम में ही, और फिर एक नई किटीज़ बनती है जो एक नई एनएफटी समझ सकते हैं आप। इसका अपना एक डीएनए है जिसकी अपनी एक अलग खासियत है एंड ऑल दोज थिंग्स, और ये एनएफटी आपको जनरेट करके मिल जाती है। तो ये ही एक नई एनएफटी मिल गई, और आप इसको क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो। तो यही क्रिप्टोकिटीज़ की बेसिकली खासियत है, और इसीलिए क्रिप्टोकिटीज़ इतनी पॉपुलर है, क्योंकि गेम में लोग काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। जब बात करो गेम की तो लोग लैक्स ऑफ रुपीज़ स्पेंड करने को तैयार हैं, और अब वो लैक्स ऑफ रुपीज़ कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, वो लैक्स ऑफ रुपीज़ ऐसी जगह पे स्पेंड कर रहे हैं जहाँ पे उनको मिल रहा है कि ये जो कैरेक्टर है ये मेरा कैरेक्टर है, ये ओनरशिप मुझे मिल रही है, तो ये एक अलग तरह की फीलिंग ही ला रहा है। तो ये चीज़ है क्रिप्टोकिटीज़ में। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने ट्रांजैक्शंस भी दिखाया, तो इसके लिए मैं इसको भी डेमोन्स्ट्रेट करूँगा ताकि हम लोग देख सकें किस तरह से ट्रांजैक्शन शो होते हैं। तो ये क्रिप्टो पंक्स है, अगर यहाँ पे भी आए हम लोग तो ये काफ़ी कॉस्टली है, मैंने देखा था। तो ये
4.2 के 7.58 मिलियन डॉलर्स। अभी क्यों है मुझे नहीं पता, बट इस पर एक बार क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे ये इस तरह से ये जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यहाँ पे आ रही है। ये सारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ब्लॉकचेन पे स्टोर हुई है। कितनी बार बिट लगी है, कितनी बार बिट में कितने पैसे मिले हैं, कौन कौन सी डेट पे ये बिट लगी है, कब कब बिट विड्रॉ हुई है, किसके आईडी से ये बिट लगी है, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो यहाँ पे शो हो रही है। और यही चीज़ हमें थोड़ा एक ओनरशिप की फीलिंग दे रही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ब्लॉकचेन पे हो रही हैं प्लस। और ये वो इमेज है, आई डोंट नो, शायद यही वो इमेज है, बट डजेंट मैटर। अगर यहाँ पे कोई पेंटिंग भी होती और इसके लिए भी अगर ये लग रही है, तो मान लेना है कि ये ही हमारी एक तरह से अभी के लिए NFT है, जिसके लिए लोग बिड कर रहे हैं, जिसको लोग खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इमेज ज़रूरी नहीं है कि ये आपके IPFS पे हो या आपके ब्लॉकचेन पे हो सकता है ये इमेज आपके सेंटर, मतलब आपके एक सर्वर पे हो, डेटाबेस पे भी हो, तो इट डजेंट मैटर। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल आई थिंक सफिशिएंट है ये दिखाने के लिए कि क्या है NFT और कैसे NFT वर्क कर रही है। तो बंद कर देते हैं। ओके, बात करते हैं कि NFT आज इतनी पॉपुलर क्यों हो रही है, क्या इसके पीछे। ये तो ठीक है, यूनिकनेस है, ये तो हम समझ गए, बट एक अगर लेमन टर्म के मतलब उसमें बात करें कि भाई NFT सबको NFT अपनी बनवानी है, और आपकी NFT वो बिकेगी भी कि नहीं, ये भी थोड़ा जान लेते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो NFT की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके लिए NFT सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, वो इसकी वैलिडेशन ऑफ ऑथेंटिसिटी के लिए हो रही है। ये जो सामान है ये मेरा है, इससे ज़्यादा और इसमें मुझे नहीं लगा कि कुछ और होगा, है भी, मतलब यही है बस। इस तरह से है कुछ कि मान लेते हैं कि ये आपके किसी फेवरेट रॉक स्टार की इमेज है, और ये भी आपके एक फेमस, मतलब ये दोनों ही इमेज बेसिकली दोनों ही सेम है, और आपके रॉक स्टार मतलब जो भी है या सेलिब्रिटी है, उसने क्या किया, इस पर बस सिग्नेचर कर दिया। अब हो क्या रहा है, जब वो सेलिब्रिटी या वो रॉक स्टार आपकी इस फोटो पे सिग्नेचर करता है ना, तो एक अलग तरह का ही साइकोलॉजिकली कह लो या कुछ कह लो, उसका एक अलग ही इम्पैक्ट होता है। अगर कोई दोनों में से, अगर मैं दोनों की बिडिंग करूं और मैं कहूँ कि भाई ये एक फ़ोटो है और ये एक फ़ोटो है, किस पे ज़्यादा प्राइस लगेगा, तो ऑब्वियसली आंसर आएगा इस फोटो पे। रीज़न बीइंग क्योंकि इस रॉकस्टार ने इस पे सिग्नेचर किया हुआ है, और NFT भी कुछ इसी तरह की चीज़ को पोर्ट्रे करी है कि ये मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, मैंने एक फ़ोटो खिंचवाई है, मैंने उसकी एक NFT बनवा दी है। अब इसमें वो जो सेलिब्रिटी है वो एक तरह से क्या कर रहा है, उस पर सिग्नेचर कर रहा है कि ये फ़ोटो मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये चीज़ क्या करती है, NFT को सबसे ज़्यादा पॉपुलर करती है। और अकॉर्डिंग टू लॉजिकल साइकोलॉजिकल के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जब कोई आपसे NFT कहे, तो रीज़न बीइंग है कि उसके पीछे कोई लॉजिकल रीज़न नहीं होगा। ज़्यादातर मतलब जो भी बाइंग का डिसीजन होता है ज़्यादातर, वो आपके इमोशनल रीज़न के ही बेसिस पे होता है कि मुझे इससे एक इमोशनल वैल्यू अटैच है, इसलिए मैं इसके लिए ज़्यादा पे करने को तैयार हूँ। और इसी चीज़ को NFT ड्राइव कर रही है। तो ये चीज़ है। फीचर्स ऑफ NFT की अगर बात करें तो क्या क्या फीचर्स है। पहली चीज़, ये इंडिविजिबल है, इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। एक NFT है, उस NFT को डिवाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि आप मल्टीपल NFT नहीं बना सकते, मतलब जो एक NFT बन चुकी है अब उसको ये नहीं कर सकते उसको मैं डिवाइड कर दूँ। जैसे कि अगर एक 10 रुपये की नोट को मैं 5 रुपीज़, 2 रुपीज़, 2 रुपीज़, 1 रुपीज़ में डिवाइड कर सकता हूँ, मगर ये चीज़ मैं NFT के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि रुपीज़ एक फंजिबल चीज़ है, उसको डिवाइड किया जा सकता है, मगर एक नॉन फंजिबल चीज़ को आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये इनडिविजिबल है, ये इनडिस्ट्रक्टेबल है, बिकॉज ये ब्लॉकचेन पे है। ब्लॉकचेन पे कोई भी चीज़, एक बार कोई भी ट्रांजैक्शन आपका आ गया तो वो इम्यूटेबल हो जाता है, मतलब उसको आप कभी भी रिमूव नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये इनडिस्ट्रक्टेबल है, ये वेरीफाइबल है, क्योंकि हर चीज़ ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहा है। अभी हमने देखा भी क्रिप्टो पंक्स वाले गेम में, तो उसको आप वेरीफाई कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड एट द एंड ये नॉन इंटरचेंजेबल है। वो स्पेलिंग आई थिंक सही है, पता नहीं। नॉन इंटरचेंजेबल है मतलब कि यहाँ पे जो NFT को आप जनरेट करते हो, तो दो NFT को आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। एक्सचेंज इन द सेंस मतलब कि वो दोनों NFT अब अलग NFT हैं, तो आप उसको एक्सचेंज नहीं कर सकते। डेफिनेटली आप बेच सकते हो एक दूसरे को, बट उसको एक्सचेंज करी जाए ऐसी कोई चीज़ NFT में नहीं होती, बिकॉज ये नॉन फंजिबल है। NFT क्या क्या चीज़ें अलाउ करती है, आप इसको खरीद सकते हो, इसके थ्रू बाइंग ऑफ डिजिटल आइटम पॉसिबल है, सेलिंग ऑफ डिजिटल आइटम्स पॉसिबल है, और वेरीफाइंग ओनरशिप ऑफ डिजिटल आइटम्स पॉसिबल है। तो सारी चीज़ जो भी हो रही है वो डिजिटल आइटम्स के अराउंड ही हो रही है, जो अभी तक नहीं हो रही थी। अभी तक सिर्फ फिजिकल आइटम्स पे ही सारी चीज़ें चल रही थी, बट जैसे जैसे वर्ल्ड हमारा और डिजिटल होता जा रहा है, उसी चीज़ को NFT क्या कर रही है, अलाउ कर रही है। तो ये चीज़ है। एडवांटेजेस की बात करें तो कुछ सबसे अच्छे एडवांटेजेस क्या हैं। फिजिकल आइटम की कंपैरिजन में इसको आप रॉब नहीं कर सकते, बिकॉज की सारी चीज़ें कहाँ है, डिजिटल है, तो आप इसको रॉब नहीं कर सकते। ये वेरीफाइबल है। इंश्योर्स कॉपीराइट, डेफिनेटली अगर कोई डिजिटल आइटम जो हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल में देखा था, इसको अगर सिर्फ ये इमेज को कोई बेचता है तो इसकी एक मल्टीपल कॉपीज़ की जा सकती हैं।
और क्योंकि एनएफटीज़ की मल्टीपल कॉपीज़ पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या करता है, एक तरह से उसकी कॉपीराइट को इंश्योर करता है। तो ये सबसे अच्छी बात है, और इसको आप ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे लिखते हैं कि हमें ट्रांसफ़र करना है एंड ऑल दोस थिंग्स, उसके लिए फंक्शंस होते हैं, और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने टोकन को एक किसी दूसरे एड्रेस पे। तो ये चीज़ें होती है इसकी एडवांटेजेस। और कुछ अदर यूजेज ऑफ एनएफटी की बात की जाए तो ये जितनी भी हमने चीज़ें देखी, ज़्यादातर चीज़ें जो आज के टाइम पे जो पॉपुलैरिटी ला रहा है एनएफटी, वो मेनली इन गेम्स की वजह से, सेलिब्रिटीज़ की वजह से, आर्ट्स की वजह से। मगर जो एज अ डेवलपर हो सकता है आने वाले टाइम में, आप देखो जो इन अ कंपनी, इन एन इकोनॉमी, जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो एनएफटी का आने वाले टाइम में, वो हो सकता है आपके ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब कि कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, आप उसको सिंपली अपने ब्लॉकचेन पे स्टोर करोगे, उसकी एनएफटी बना लोगे, और उसको फिर वेरीफाई सारी चीज़ें की जा सकती है। तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेके घूमना नहीं पड़ेगा। कोई सर्टिफिकेट्स हो गए, इस तरह की चीज़, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो गए, किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स हो गए, आप उसको उसकी एनएफटी बनवा सकते हो और उसको ब्लॉकचेन पे स्टोर कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, उसकी जो एक तो ट्रस्ट मिलेगा कि मतलब ये जो डॉक्यूमेंट है ये वेरीफाइबल है, ये ट्रू है, इस तरह की चीज़ें मिलेंगी, ट्रस्ट मिलेगा। और फिर आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट जो एक बार एनएफटी बन गया तो इसको मतलब एक तरह से ये सोचा जाता है कि वो हटाया नहीं जा सकता। तो इस तरह की चीज़ों के भी आप क्या कर सकते हो, एनएफटी बनवा सकते हो। और गेम्स तो हमने देखा ही है कि गेम्स में एनएफटी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, जहाँ पर आप एक कैरेक्टर खरीदो, उसकी एनएफटी बनवा लो, उसकी ओनरशिप आपको मिलती है, तो आपको अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें इसके अदर यूजेज ऑफ एनएफटी में आती हैं। मिथ्स रिलेटेड टू एनएफटी, क्या क्या मिथ्स हैं रिलेटेड टू एनएफटी, और ये मिथ्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना एज अ डेवलपर। फिर से कहूँगा, क्योंकि एज अ डेवलपर जब आप एनएफटी अपनी बनाते हो या फिर किसी और के लिए भी बनाते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या मिथ्स हैं और क्या क्या रियलिटी है, ताकि जब आप एनएफटी बनाओ तो किसी मतलब गलत चीज़ में ना फंस जाओ। तो इस चीज़ को हमें ध्यान देना है। सबसे पहला मिथ ये है कि आप एज अ बायर उस आइटम की पूरी पूरी ओनरशिप पा जाते हो। मैंने डेफिनेटली वहाँ पे कहा है कि इसकी ओनरशिप आपको मिलती है, मगर ओनरशिप उससे वो एक ऑथेंटिसिटी मिलती है, इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कह रहा हूँ अभी बताता हूँ। बेसिकली आपको मिलता क्या है, आपको बस सिंपली एक फोटो है, उस पर एक तरह से आपको क्रिएटर का सिग्नेचर मिल गया कि ठीक है ये इमेज मैंने इस पर्सन को दी है, बस ये है। अब ये चीज़ क्या मतलब, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये इस तरह समझना। जैसे नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स को हम जो पर मंथ का मतलब जो भी पर मंथ अमाउंट है उसको नेटफ्लिक्स को पे करते हैं, तो नेटफ्लिक्स हमें एक तरह से कहता है ठीक है आपने हमें लेट से 200 रुपीज़ दिया है, 500 रुपीज़ दिया है, तो पर मंथ, हर मंथ आप ये हमारी जितनी भी वीडियोज़ हैं इसको आप एक्सेस कर सकते हो, इसको आप देख सकते हो। बट इसका ये मतलब नहीं है कि जो नेटफ्लिक्स ने आपको दिया है कि ये प्लेटफॉर्म जिस पे आप वीडियो देख सकते हो, आप उसको क्या करो, उसकी रिकॉर्डिंग करो और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दो, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो ये गलत होगा, ये इलीगल होगा, राइट। उसी तरह से जब आप एक एनएफटी क्रिएट करते हो, ठीक है, और आप एक एनएफटी लेट से बाय करते हो, तो वो एनएफटी सिंपली क्या है, एक वर्जन है, मतलब कि एक एक सिग्नेचर है कि ये जो इमेज आपको दी है, जो ये क्रिएटर ने आपको इमेज दी है, इस पर मैं साइन करके दे रहा हूँ, ये अब आपकी है। बट इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप वो एनएफटी लोगे और उसकी क्या करोगे, खुद अपनी एक एनएफटी बनाओगे और उसको बेचना शुरू कर दोगे, ये आप नहीं कर सकते, ये गड़बड़ होगा। दूसरी में एनएफटीज गिव रॉयल्टीज, तो ये एनएफटीज रॉयल्टीज सिर्फ और सिर्फ उनको देती है जो पर्सन इन्वॉल्व होता है, मतलब जो क्रिएटर है, जो उस आर्ट को बना रहा है, या जिस सेलिब्रिटी की ये इमेज है, उसको ये रॉयल्टी मिलती है। सबको ये रॉयल्टी नहीं मिलती। कुछ लोगों को लगता है कि मैंने एक एनएफटी खरीद ली है, अब मुझे उस एनएफटी पे आने वाले टाइम में रॉयल्टी मिलने वाली है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनएफटी की रॉयल्टी सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन को मिलेगी जो कि उसका क्रिएटर है, मतलब कि वही है। नेटफ्लिक्स ने अगर वो वीडियो प्रोड्यूस किए हैं तो वो उस रॉयल्टीज़ को, सारी चीज़ों को पाएगा, आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने सिर्फ नेटफ्लिक्स का एक वो खरीद लिया पर मंथ का पैकेज, जिसका मतलब ये नहीं कि आपने नेटफ्लिक्स खरीद लिया। तो कुछ उसी तरह से एनएफटी आइटम्स कैन नॉट बी कॉपीड, राइट, तो इसको आप कॉपी नहीं कर सकते। बट ऐसा नहीं है, एनएफटी के आइटम्स को कॉपी किया जा सकता है, और इसको भी हम लोग करके देख लेते हैं। अगर मैं ये क्रिप्टो किटीज़ या किसी भी गेम पे जाऊँ, क्या आ गया एग्जाम्पल, ये रहा। अगर मैं इस पे जाता हूँ तो मैं ओपन, अब इस पे जाओगे, आप किसी भी इमेज को कॉपी कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप इमेज को कॉपी नहीं कर सकते। ये कुछ है यहाँ पे, मैं जब चाहे तो किसी भी यहाँ पे किसी भी चीज़ को ऐसे लूँगा, यहाँ से, चाहे यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया, ठीक है, बट आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट तो ले सकते हो, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और बहुत सही, अभी इन्होंने शायद नहीं दिया है वो ऑप्शन, मगर कुछ कुछ वेबसाइट, जैसे मैंने एनएफटी की जब यूज़ की थी, मार्केट प्लेस जो दिया है, उस पर आप सिंपली जो ऐसे राइट क्लिक करोगे तो वो आपको कॉपी पेस्ट का भी ऑप्शन दे देंगे।
तो उसकी बड़ी बात नहीं है। मतलब आपकी इमेजेस जो होती है, जैसे कि मैंने कहा, वो क्योंकि सर्वर पे होती हैं, वो चीज़ें आपके IPFS पे होती हैं, इसका डजेंट मैटर कि आप उसको कॉपी नहीं कर सकते। उसको आप कॉपी भी कर सकते हो, पेस्ट भी कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। NFT को जो चीज़ डिफरेंट बनाती है वो इसकी ID वाली चीज़ होती है। ये चीज़ NFT को डिफरेंट बनाती है। तो आप इमेजेस को कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बट आप NFT को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ इसको ज़्यादा ड्राइव करती है। तो ये दूसरा मिथ है। फिर फोर्थ मिथ क्या है कि NFT जनरेट कैश फ्लो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि रॉयल्टी सिर्फ और सिर्फ क्रिएटर को मिलती है, और किसी भी तरीके से आप जो भी कैश फ्लो जनरेट भी करोगे वो एक्चुअली में क्रिएटर का कैश फ्लो होगा, आपका कोई भी कैश फ्लो नहीं होगा, क्योंकि NFT आपकी नहीं है। जब आपकी NFT नहीं है तो आप उस पर कैश फ्लो भी जनरेट नहीं कर सकते। ये चीज़ है। और NFTs आर लिक्विड। बहुत से लोगों को लगता है कि ये जो NFT है जैसे लाइक क्रिप्टो करेंसी, आप जाओगे उसको बेच दोगे और उससे पैसे मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है। NFT जैसे कि आपने एक डिजिटल आइटम खरीद लिया है, जैसे लाइक आपने एक पेंटिंग खरीद लिया। अब अगर उस पेंटिंग को कोई खरीदना चाहेगा तो डेफिनेटली आप उसको बेच सकते हो। अगर उस पेंटिंग को कोई नहीं खरीदना चाहता तो आप उसे बेच नहीं सकते। तो ये स्टॉक मार्केट नहीं है जहाँ पे आपने NFT को जैसे लाइक एक स्टॉक की तरह बेच दिया, कभी भी खरीद लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब कोई बेचना चाहेगा तो आप खरीद पाओगे, अगर कोई आप बेचना चाहते हो और कोई खरीदना चाहता है तभी आप बेच पाओगे। तो ये चीज़ें NFT लिक्विड चीज़ें नहीं होती हैं। NFTs आर ऑलवेज लिमिटेड। ये दूसरा मिथ है कि NFTs हमेशा लिमिटेड होती हैं। स्पेशली अगर आप कोई थर्ड पार्टी ऐप में अपनी NFT बनाने जा रहे हो तो उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो जो थर्ड पार्टी ऐप है वो सच में आपकी NFT जो बना रही है वो लिमिटेड रखेगी। अब उसने किस तरह से क्या किया है आपको नहीं पता। बस आप इमेज अपलोड करते हो, उसके वो कितनी NFT बनाती हैं आपको नहीं पता होता। डेफिनेटली वो बताती हैं कि हम कितनी बना रहे हैं, बट वो थर्ड पार्टी ऐप कितनी चाहे उतनी NFT मिंट कर सकती हैं, बना सकती है। दैट्स अ थिंग। NFT कैन ओनली बी माइंड बाई अस। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि NFT एक्चुअल में बनती कहाँ है, ब्लॉकचेन पे। मतलब जो ट्रांजैक्शंस हैं या जो टोकन्स हैं वो होते कहाँ हैं, वो बेसिकली हमारे ब्लॉकचेन पे होते हैं। और ब्लॉकचेन हर समय अगर आप ध्यान से देखोगे कभी ना कभी हार्ड फोक होता है। मतलब स्प्लिटिंग ऑफ ब्लॉकचेन हमेशा होती है। और स्प्लिटिंग ऑफ ब्लॉकचेन क्या है, ये चीज़ मैंने हार्ड फोक वाले वीडियो में बताई है ब्लॉकचेन के कोर्स में, तो आप देख सकते हो। वहाँ पे मैंने बताया कि क्या होती है, ब्लॉकचेन को स्प्लिट किया जाता है। और जब ब्लॉकचेन स्प्लिट होगी तो वहाँ पे टोकन्स भी क्या होंगे, स्प्लिट हो जाएंगे अलग अलग ब्लॉकचेन पे। तो वहाँ पे क्या होगा कि अगर आपकी लेट से आपने 5 NFT बनाई थी और अगर ब्लॉकचेन स्प्लिट हो गई तो वो क्या हो सकती है, 10 NFT बन सकती है। जिसकी वजह से क्या होगा, जो सप्लाई थी वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी NFT की प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो ये चीज़ भी होती है। NFT गारंटीज फॉर एन आइटम, ये आई थिंक सबसे बड़ा मिथ है। जो लोगों को लगता है कि NFT जो होती है अगर मैंने बना दी तो मुझे गारंटी है कि वो आइटम जिसकी मैंने NFT बनाई है वो एकदम ट्रू है, वो एकदम परफेक्ट है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो मैंने क्या कहा, मैंने एक इमेज लिया है जिसको मैंने सर्वर पे स्टोर किया है या फिर IPFS पे स्टोर किया है, उसके साथ मैंने एक ID अटैच किया है। अब इस ये ID के साथ मैंने क्या अटैच किया है मुझे नहीं पता। मतलब मुझे नहीं पता इन द सेंस कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे मैं लेट से अगर मैंने इस सर्वर पे स्टोर किया तो मैं हो सकता है कि इस सर्वर पे कुछ और स्टोर कर दूँ, मेरा मन करे। तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो इसलिए ये गारंटी नहीं है कि अगर आपने NFT बनाई है तो पक्का है कि वो इसी इमेज की हो, कुछ हो सकता है कुछ और हो उसकी जगह। तो ये भी चीज़ है, क्योंकि कोई भी यहाँ पे लाइक हैशिंग नहीं हो रही है कि मैंने हैश करके कुछ इन दोनों चीज़ों को हैश किया और यहाँ पे रखा है, प्रोड्यूस किया है। तो अब जो हैश यहाँ पे आया है वो मतलब अब तो कोई उसको जनरेट नहीं कर सकता और कोई हटा नहीं सकता। कोई भी इस इमेज को कभी भी हटा सकता है, क्योंकि एट द एंड वो सर्वर या फिर कहीं पे स्टोर है। NFTs आर ऑलवेज डिसेंट्रलाइज। तो ये चीज़ मैंने बताई थी कि NFTs जो आप बनाते हो, जो इमेजेस बनाते हो, वो इमेजेस ज़रूरी नहीं है कि आपके किसी ब्लॉकचेन पे हो सकता है आपके सर्वर पे हो सकता है कहीं और हो। जनरली आप सर्वर पे ही देखोगे रीज़न, या फिर IPFS पे देखोगे मेनली, क्योंकि आपको जो इमेज है उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना है। और अगर आप लेट से ये चीज़ ब्लॉकचेन पे करते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ फीस पे करनी पड़ेगी। तो आई डोंट थिंक सो कि आप उसको ब्लॉकचेन पे स्टोर करोगे। तो इसीलिए ये ज़रूरी नहीं हो कि ये डिसेंट्रलाइज है। तो ये मे नॉट बी डिसेंट्रलाइज में हो। NFTs कैन नेवर बी ब्लॉक्ड। तो ये भी एक मिथ है। लोगों को लगता है कि NFT ब्लॉक नहीं होती, क्योंकि इमेज जैसा कि मैंने बताया वो एट द एंड किसी सर्वर या फिर IPFS पे है जहाँ पे इसको ब्लॉक किया जा सकता है किसी ना किसी तरीके से। तो डेफिनेटली इसको भी ब्लॉक किया जा सकता है। तो ये कुछ मिथ से रिलेटेड टू NFT। और ये कुछ मार्केट प्लेस हैं जो कि आप देखना चाहो तो देख सकते हो, OpenSea, Notion, द निफ्टी गेटवे, सुपर रेयर, एटॉमिक एसेट्स। तो ये सब आप सर्च कर सकते हैं। ERC स्टैंडर्ड्स ऑफ NFT। जब हम लोग NFT बनाते हैं तो NFT के लिए हम लोग बहुत तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, ERC 115, ERC 809, ERC 420, ERC 994। तो बहुत तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनका यूज़ करके NFT बनाई जाती है। और सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो कि मेनली हमारे जो पेंटिंग, आर्ट एंड ऑल दोस थिंग्स के लिए
ERC 721 का यूज़ किया जाता है। जैसे अगर आप रियल स्टेट के बना रहे हो तो हो सकता है उसके लिए कोई और ERC का टोकन नंबर हो, तो ये चीज़ आपको चेक करनी होगी। बट मेनली जो NFT बनती है वो ज़्यादातर ERC 721 का ही यूज़ करके बनती है। ERC 721 है क्या? ERC 721 भी एक इंटरफेस है जो कि हेल्प करता है किसी एप्लीकेशन को आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इंटरेक्ट करने में। तो इट्स जस्ट लाइक एन इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब क्या है कि मैंने एक स्टैंडर्ड बना दिया है, इस स्टैंडर्ड फॉलो करके एक वेबसाइट इंटरेक्ट कर सकती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से। तो ये एक स्टैंडर्ड है और ये काफ़ी पॉपुलर स्टैंडर्ड इसलिए है क्योंकि इसने इस तरह की चीज़ों को मेंटेन करके रखा हुआ है। जैसे कि आप इसके थ्रू टोकन ट्रांसफ़र कर सकते हो, अप्रूव कर सकते हो, ओनर क्या है टोकन का, ये सारी चीज़ें जान सकते हो। प्लस क्या बैलेंस है टोकन का, ये सारी चीज़ें भी आप जान सकते हो। इसीलिए ERC 721 काफ़ी पॉपुलर स्टैंडर्ड है, बिकॉज ये सारी चीज़ें जो एक NFT में होनी चाहिए, ट्रांसफ़र की, अप्रूवल की, बैलेंस ऑफ टोकन जानने की, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल करता है ERC 721। इसीलिए ERC 721 का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं कुछ डिफरेंसेस जो हमारे ERC 721 में और ERC 20 टोकन में होते हैं। सबसे पहला डिफरेंस तो फंजिबिलिटी में ही है। ERC 20 टोकन की अगर आप बात करें तो ये टोकन क्या है, आपके फंजिबल होते हैं इन द सेंस आप इसको डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड करने का मतलब क्या है, 18 डेसिमल प्लेसेस तक ये अलाउ करते हैं कि आप टोकन को, लेट्स से अगर वो 1 टोकन है तो आप उसको छोटे पार्ट्स में अप टू 18 डेसिमल तक डिवाइड कर सकते हो। मगर ERC 721 के साथ ऐसा नहीं है। एक टोकन जो आपने जनरेट कर दिया वो एक टोकन ही है, उसको आप सब डिवाइड नहीं कर सकते। ओनरशिप तो ERC 20 में कोई डायरेक्टली लिंकेज नहीं है आपके अकाउंट से कि ये टोकन आपका है। आपने टोकन ट्रांसफ़र किया, वो ट्रांसफ़र हो गया, बात ख़त्म हो गई। मगर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ओनरशिप पूरी लिंक होती है क्योंकि हर एक चीज़ जो हो रही है वो ब्लॉकचेन पे रिकॉर्ड की जाती है कि कब किसको ये टोकन ट्रांसफ़र किया गया है, किस डेट पे ट्रांसफ़र किया गया है। इस तरह की सारी डिटेल्स हम ब्लॉकचेन पे मेंटेन करते हैं। जो अगर ये ERC 20 में ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ERC 20 इज जस्ट लाइक मनी। तो मनी हमने इसको दिया, उसको दिया, क्या फ़र्क पड़ता है, बस दे दिया, बात खत्म। यूनिकनेस, वन टोकन इज सिमिलर टू इकोनॉमिक वैल्यू टू अनदर, क्योंकि ये एक फंजिबल चीज़ है। तो फंजिबल चीज़ जैसे 1 रुपया होता है, 5 रुपीज़ के 2 5 रुपये, मतलब 2 5 रुपीज़ के नोट को हमने क्या किया था, 10 रुपीज़ के नोट के साथ एक्सचेंज किया था। उसी तरह से आप ERC 20 टोकन को भी 2 टोकन के साथ एक्सचेंज कर सकते हो, तो उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर ERC 721 में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर एक टोकन अपने में एक यूनिकनेस दिखाता है। आप उन दोनों को क्या कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो, और हर एक अपनी NFT की अपनी अपनी एक इकोनॉमिक वैल्यू भी होती है। ये चीज़ हमने देख भी ली। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो ERC 20 इसीलिए फाइनेंशियल एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, एज अ करेंसी यूज़ होता है हम कह सकते हैं, जहाँ पे आप ERC 20 टोकन देते हो। लेट से अगर एक ICO हो और आपने एक ICO बनाया है तो आप क्या करोगे, भाई मुझे ईथर ट्रांसफ़र करो, मैं आपको टोकन्स दूंगा, जिसके थ्रू जस्ट लाइक मतलब जब एक ICO लॉन्च होता है तो टोकन के थ्रू आप डिफरेंट चीज़ें लाइक वोटिंग राइट्स या फिर कोई सामान खरीदना है, इस तरह के राइट्स आप ERC 20 टोकन के थ्रू दे पाते हो। और ERC 2021 में क्या है, ये बेसिकली आपको देता है वैलिडेशन ऑफ ऑथेंटिसिटी। तो ये मेनली आप कहाँ यूज़ करते हो, ऐसी चीज़ों के लिए जैसे रियल स्टेट हो गया, आपने उसकी NFT बना दी, उसको आपने डिफरेंट लोगों को प्रोवाइड कर दिया। तो इस तरह की चीज़ों में क्या होता है, ERC 721 टोकन यूज़ होता है। क्लियर है यहाँ तक, किसी को डाउट तो नहीं है? क्लियर है। ओके। अब इसके लिए हम लोग कौन सी लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं, क्योंकि ओपन जिपलाइन एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जो कि हमें एक कंपनी है जो कि जिपलाइन प्रोवाइड करती है। और इसका यूज़ करके हम क्या करते हैं अपने मतलब ये मतलब इन्होंने क्या किया है, पूरी एक ओपन सोर्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने प्रोवाइड किए हुए हैं, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ कर सकते हो। क्योंकि ये सारे जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बने होते हैं ये पूरी तरह से टेस्टेड होते हैं, मतलब कई बार इनको टेस्ट किया गया है, तो ये पूरी तरह से सिक्योर होते हैं। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि आप ओपन जिपलाइन से ही क्या करो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लो और उसका ही डायरेक्टली यूज़ करो अपनी NFT में। तो इससे क्या होगा, आपका जो NFT बनेगा वो काफ़ी सिक्योर होगा। बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है एज अ डेवलपर आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि एज अ डेवलपर आपको ध्यान देना होता है, क्योंकि जो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हो सकता है कुछ इनमें अपडेशन हो या कुछ बग्स आए हों जिसकी वजह से क्या किया गया, उसमें कुछ चेंजेस किए गए हों, तो वो सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको भी अपने में अपडेट करने होंगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि हो सकता है वो बग आपके अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में रह गया तो डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस। तो ये चीज़ हमारी होती है ओपन जिपलाइन लाइब्रेरी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों का ही यूज़ करके हम क्या करेंगे, अपनी NFT को वो करेंगे, डिप्लॉय करेंगे। तो आई होप आपको ये डिटेल वीडियो अबाउट NFT अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर से बताइए कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं डेली नए वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। रेगुलरली मेरे चैनल पर नए कोर्सेज अपलोड हो रहते हैं।
ये हमारी इंस्टाग्राम की कम्युनिटी है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इससे मुझसे आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, प्लस जो भी कोर्सेज रिलेटेड अपडेट होते हैं मैं उसको यहाँ पे करता हूँ। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम खुद की अपनी NFT क्रिएट कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह से दिखेगी। तो कुछ वीक पहले मैंने ये पोस्ट किया था जहाँ पे मैंने खुद की अपनी एक NFT क्रिएट की थी। आप लोग देख रहे होगे यहाँ पे ये एक NFT है, बेसिकली एक इमेज है जिसको मैंने IPFS पे अपलोड किया और उसके बाद इसकी NFT क्रिएट की। और ये जो आप देख रहे हैं ना बैकग्राउंड में, ये मेटामास्क वॉलेट है और इसी मेटामास्क वॉलेट में मैंने ये NFT क्रिएट की है। ठीक इसी तरह से जिस तरह से मैंने अपनी ये NFT क्रिएट की है अपने कोऑर्डिनेटर के लोगों के लिए, उसी तरह से आप भी अपनी NFT क्रिएट कर पाओगे किसी भी फोटो के लिए जिसके लिए भी आप NFT क्रिएट करना चाहते हो। आपके पास कोई पेंटिंग है, आपके पास कुछ भी है, तो आप उसकी खुद की NFT क्रिएट करोगे। और इसके लिए हम लोग परेशान मत होइए, कोई वेबसाइट का यूज़ नहीं करेंगे जहाँ पे मैं किसी वेबसाइट पर जाऊँगा और अपलोड करने को इमेज नहीं। हम लोग स्क्रैच से देखेंगे कि किस तरह से NFT को क्रिएट किया जाता है, जिसके लिए हम लोग बहुत सारे टूल्स, बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करेंगे, जो कि अभी हम लोग कुछ टाइम में ही देखने वाले हैं। इसी तरह से आपकी भी NFT दिखने वाली है आपके मेटामास्क वॉलेट को, जिसको आप लोग सेंड, रिसीव, ट्रांसफर सब कुछ कर पाएंगे। उसको आप भेज भी पाएंगे अगर आप मेन नेट पे उसको अपलोड करते हैं, बट हम लोग टेस्ट नेटवर्क पे ये चीज़ करके देखेंगे। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ लाइक बड़े कम आते हैं, लाइक तो कर दिया करो इस वीडियो पे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना कि ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है, इसको कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि इस पोस्ट पे लाइक नहीं आया इसलिए। ओके, तो आइए चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन पर और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोग सीखने जा रहे हैं अपने इस वाले वीडियो में। तो हम लोग अब देखने जा रहे हैं कि हम लोग क्या क्या चीज़ें सीखेंगे इस NFT के प्रोसेस में, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग को सीखने को मिलेंगी। तो उसमें सबसे पहली चीज़ तो हम लोग देखेंगे ERC-721 को किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं, और उसके लिए हम लोग ओपन ज़िपलिन का यूज़ करेंगे। और ये दोनों चीज़ों के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में जो क्रिएटिंग मतलब लर्निंग एनीथिंग अबाउट NFT, लर्निंग एवरीथिंग अबाउट NFT में सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में बताई हैं। और जिनको NFT के बारे में नहीं पता है वो भी वो वीडियो देख लो, जिनको इन दोनों चीज़ों के बारे में नहीं पता है वो भी पहले वो वीडियो देख लें, क्योंकि उसके बारे में मैंने NFT के बारे में हर चीज़ A to Z सब कुछ बताया है। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, NFT रिलेटेड जो भी मिथ्स हैं, जो भी डाउट्स हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसको ज़रूर से देख लेना, तभी ये वीडियो देखना तो मज़ा आएगा। फिर हम लोग IPFS को किस तरह से यूज़ करेंगे, हम लोग क्योंकि IPFS का ही यूज़ करके अपनी इमेज को अपलोड करने चाह रहे हैं, तो उसको भी देखेंगे। हम लोग web3.js का यूज़ करेंगे, ether.js का यूज़ करेंगे, प्लस हम लोग इस वीडियो में हार्ड हैट का यूज़ करेंगे। ट्रफल भी हम लोग यूज़ करते आए हैं, बट अब हम लोग इस वीडियो में हार्ड हैट को किस तरह से यूज़ करते हैं, सॉरी हार्ड हैट को किस तरह से यूज़ करते हैं वो देखेंगे। प्लस हम लोग इसमें एल्केमी को यूज़ करेंगे। अब ये एल्केमी क्या है ये चीज़ समझ में आ जाएगी। बेसिकली एक हमें एक ऑल्टरनेटिव है कि हम लोग को बिटकॉइन नोड अपने सिस्टम पे ना रन करनी पड़े, तो उसके लिए हम लोग एल्केमी की सर्विस का यूज़ करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है वीडियो, ये देख के ही लग रहा होगा, क्योंकि इन सारी चीज़ों को जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हो राइट, इन सबको हम लोग एक साथ यूज़ करेंगे। तो इससे आपको काफ़ी अच्छा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से ये सारी टेक्नोलॉजीज़, किस तरह से ये सारी लाइब्रेरीज, टूल्स, ये सारी चीज़ें एक साथ वर्क करती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए अब बात करते हैं एल्केमी के बारे में कि एल्केमी क्या है। एल्केमी आप समझ सकते हैं कि एक ब्लॉकचेन एपीआई है जो कि हमारा काम काफ़ी आसान बनाती है। अगर हम नहीं चाहते कि हम बिटकॉइन नोड को, अगर हम नहीं चाहते अपनी इथेरियम नोड को अपने सिस्टम पर रन करें, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रिसोर्स कंज्यूमिंग प्रोसेस है, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, एल्केमी को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा काम काफ़ी ज़्यादा आसान बना देती है। इसके थ्रू हम लोग ईजिली ब्लॉकचेन से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी हमें जेसन आरपीसी का सपोर्ट देती है। और अगर आपको ये सब चीज़ें थोड़ी लग रही है कि ये क्या बात हो रही है, तो मैं यही कहूँगा कि आप मेरा बिटकॉइन नोड वाला वीडियो देखिए, वहाँ पर मैंने बहुत ही डिटेल में प्रैक्टिकली पूरा एक बिटकॉइन रन करके दिखाया कि किस तरह से वो रन करती है। आप अगर वो देखेंगे तो आपको ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो एल्केमी का यूज़ करके हमें कोई भी नोड अपने सिस्टम पे नहीं रन करनी पड़ती है, हम लोग ब्लॉकचेन से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एल्केमी। तो इसीलिए हम लोग एल्केमी का यहाँ पे यूज़ करेंगे ताकि हम ब्लॉकचेन से कनेक्ट कर सकें। फिर जो दूसरी चीज़ का हम लोग यूज़ देखेंगे वो है हार्ड हैट का। और हार्ड हैट क्या है, ये भी एक टूल है, जैसे हम लोगों ने ट्रफल देखा था ठीक उसी तरह से ये भी एक टूल है, जिसके थ्रू आप लोग कॉन्ट्रैक्ट को रन कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं जस्ट लाइक ट्रफल। मगर हार्ड हैट अगर आपके क्या मैं बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, आप इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ सकते हैं, मैं भी इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। बट आज हम लोग इसका यूज़ देखेंगे कि किस तरह से हार्ड हैट का यूज़ होता है, जस्ट लाइक ट्रफल ही है ये। बट हाँ, कुछ चीज़ें इसमें अच्छी हैं जो कि आने वाले वीडियोज़ में कभी हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग यूज़ करेंगे IPFS में पिनाटा की सर्विसेज का। पिनाटा हमें हेल्प करेगा अपनी इमेज को, जो मैंने अभी दिखाई थी राइट, मैंने कोएडिटर की एक इमेज थी उसको मैंने IPFS पे अपलोड किया था, तो उसके लिए मैंने पिनाटा सर्विसेज का यूज़ किया था। तो इसके लिए भी मैं पिनाटा सर्विसेज का यूज़ करूँगा और डायरेक्टली अपनी जो भी इमेज, जो भी फाइल मुझे अपलोड करनी है वो मैं कहाँ अपलोड कर दूंगा, वो मैं अपने पिनाटा के अकाउंट पे अपलोड कर दूंगा और वो उसको IPFS पे अपलोड कर देगी। ठीक है, और इन सारी चीज़ों को अभी हमें जाके इन सब पे अपना अकाउंट बनाना होगा, चाहे वो पिनाटा हो, हार्ड हैट को तो हमें इंस्टॉल करना होगा, और एल्केमी पे जाके हमें अपना खुद का अकाउंट बनाना होगा, जो कि बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। चलिए आइए चल के देख लेते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं अपनी एल्केमी की वेबसाइट पे, और
इसमें मैं पहले से ही लॉग इन हूँ, तो आपको भी आना है, सिंपली इसमें साइन अप करना है, कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है, वो आप कर लोगे और इस पे आके आप इसके बारे में एक्सप्लोर भी कर सकते हो। ये क्या है, इन्होंने कई कई बड़े बड़े ब्लॉकचेन की कंपनी के साथ वर्क भी किया है, तो आप इसके बारे में भी जान सकते हो। बहुत बढ़िया चीज़ है ये। शायद यहाँ पे उन्होंने कुछ बताया भी है, अनाउंसिंग एलकेमी 250 मिलियन सीरीज सी लेड बाय एंडरसन हॉवर्ड, मतलब काफ़ी बढ़िया चल रही है ये कंपनी और ये लोग हायर भी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो एक बार देख सकते हो। और ये है एलकेमी का डैशबोर्ड। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने दो पहले से ही बना के रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, मैं जो पहले चेक करना था कि सही से चल रहा है कि नहीं। अब हम लोग आके यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, जब आप अपना साइन अप कर लीजिएगा तो आइएगा यहाँ पे क्रिएट ऐप पे क्लिक करिएगा और इसमें कोई भी नाम जो आपको लगता है अपनी ऐप का देना है वो आप दे सकते हैं। जैसे कि अगर मैं देना चाहूँ, लेट से दे देते हैं NFT, ठीक है, NFT, या फिर दे देते हैं डेमो NFT, वो ज़्यादा सही रहेगा। और डिस्क्रिप्शन में अगर आपका मैंने तो दे दीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि नेटवर्क जो आपको सेलेक्ट करना है वो है, या तो आप रिंकी भी यूज़ कर सकते हैं यार ऑप्शन। लेट्स से अगर मुझे ऑप्शन यूज़ करना है तो मैं ऑप्शन यूज़ करूँगा, क्योंकि रिंकी भी में कभी दिक्कत आ जाती है, कभी कभी टेस्ट नेटवर्क में रिंकी में इधर नहीं ट्रांसफर होता है कभी कभी, तो इसलिए मैं ऑप्शन का लेट्स से ट्रस्ट यूज़ करूँगा टेस्ट नेटवर्क, और सिंपली मैं क्रिएट कर दूँगा यहाँ पे क्रिएट ऐप। तो आप देखेंगे यहाँ पे अपने आप एक क्रिएट ऐप करके यहाँ पे फिर डेमो NFT करके यहाँ पे आ गया है और इसी का भी हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ विजुअल स्टूडियो कोड पे और यहाँ पे आप देखेंगे मैंने NFT डेमो को अपने टर्मिनल पे ओपन किया हुआ है। ये एक फोल्डर है, अभी मैंने कुछ भी नहीं क्रिएट किया है, सिंपली एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है NFT डेमो और उसको अपने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करके रखा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे npm init, ठीक है, ताकि package.json जैसी फाइल्स हमारे पास आ सकें। ओके, अब मैं यहाँ पे सिंपली करूँगा इंटर 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 इंटर, ओके डन, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे package.json हमारी फाइल यहाँ पे आ चुकी है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग इंस्टॉल करेंगे हार्ड हैट को और मैं लिखूँगा npm इंस्टॉल -save dev और यहाँ पे हार्ड हैट, ठीक है। अब ये इंस्टॉल होगी, थोड़ा टाइम लगेगा आई थिंक, जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है तब मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे हार्ड हैट यहाँ पे मेरा इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, हार्ड हैट्स को एक बार रन करके देख लूँगा कि सब सही है कि नहीं। हार्ड हैट npx हार्ड हैट, और अब ये रन हो जाएगा तो मतलब सब कुछ सही चल रहा है। वंडरफुल, तो ये देख रहे हैं सब सही है। अगर आपके भी स्क्रीन पे कुछ इस तरह सिंबल बन के आ रहा है तो मतलब कि सब कुछ सही है। फिर उसके बाद आपको प्रेस कर देना है इंटर, तो क्रिएट बेसिक सैम्पल प्रोजेक्ट पे ही रहना है आपको और फिर प्रेस कर देना है यहाँ पे इंटर, ठीक है। और ये पूछेगा कुछ इन्फॉर्मेशन, बस इंटर कर दीजिएगा, ये सारी चीज़ें अपने आप कर दें। और जैसे यहाँ पे मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ फाइल्स क्रिएट हो गई हैं, hardhat.config.js, git ignore और ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमने इंटर प्रेस किया था इसी वजह से, तो ठीक है। एक इंपॉर्टेंट नोट, अभी हम लोगों ने हार्ड हैट को इंस्टॉल किया है और उसके थ्रू हमने देखा कि हमारे साइड बार में ये 3 फाइल बन के आ रही है, गेट इग्नोर, हार्ड हैट config.json, पैकेज log.json, राइट। बट जैसे ही आप इस इंपॉर्टेंट नोट के आगे बढ़ोगे, मतलब जैसे ये वीडियो आप कंटिन्यू करोगे, आपको ये 3 फाइल नहीं दिखेंगी साइड बार में। बट आपको परेशान नहीं होना है, आपको वीडियो कंटिन्यू करते रहना है। वो जब मैंने हार्ड हैट इंस्टॉल किया था शुरू में तो वहाँ पे कुछ एरर कर दी थी मैंने, बट जो मैंने एडिटिंग के थ्रू सॉल्व कर दी है, तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपको ये 3 फाइल आगे नहीं दिख रही हैं, जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली वो साइड बार में आपको शो होने लगेंगी। अगर अभी आपको ना दिखे आगे के वीडियोज़ में तो आप परेशान मत होइएगा, आप वीडियो को कंटिन्यू करेगा, एट द एंड सारी चीज़ें एंड अप होकर सही हो जाएंगी, ठीक है। तो कुछ घबराना नहीं है, जैसे वीडियो आगे बढ़ रहा था वैसे आपको वीडियो कंटिन्यू करना है। थैंक यू। अब हम लोग दूसरी चीज़ इंस्टॉल कर लेते हैं, वो है हमारी ओपन जिपलिन। तो npm क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम लोग NFT क्रिएट करने जा रहे हैं, तो मैं बस स्पेलिंग देख लूँ, ओपन जिपलिन, राइट, इंटर करते हैं। तो ये भी इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मिलते हैं ब्रेक। ओके, तो यहाँ पे हमारी ओपन जिपलिन भी इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। तो ये हमारे दोनों इंस्टॉलेशन प्रोसेस अब कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली आएंगे और 2 फोल्डर्स बनाएंगे। एक का नाम रख देते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, जहाँ पे हमारे कॉन्ट्रैक्ट रहे। ओके, मैंने गड़बड़ कर दिया है, मैंने नोड मॉड्यूल में बना दिया, आप लोग मत बना दीजिएगा ऐसे, इसको हटा दे रहा हूँ। ओके, आई थिंक अब सही है, ये नोड मॉड्यूल एक्चुअली में ओपन है इस वजह से, ठीक है। अब इसको बनाते हैं नया फोल्डर और मैं आप लिखूँगा कॉन्ट्रैक्ट्स, और एक नया फोल्डर हम बनाएंगे हम लोग, जहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट्स हम लोग लिखेंगे। अब ये स्क्रिप्ट्स क्या भी समझ आ जाएगा, देखो मैं कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर बनाऊँ, कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर नहीं बनाना है, अलग से बनाना है, ठीक है। स्क्रिप्ट्स तो इन दोनों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो ये दोनों फोल्डर आप भी बना लीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने एक mynft.sol करके एक फाइल बनाई है और टैब में कई तरह की फाइल्स ओपन है। ये मैंने इसलिए किया है ताकि आपका टाइम बचे,
हम लोग का टाइम वेस्ट ना हो। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे एक फाइल बस कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, ये कॉन्ट्रैक्ट्स फोल्डर के अंदर एक mynft.solve फाइल बना के रखी है, और ये यहाँ पे कुछ फाइल्स ओपन करके रखी है जो कि हमारे ERC-721 मतलब ERC-721 कह रहा हूँ, ओपन जिपलिन का पार्ट है, ठीक है। और वो क्यों किए हैं वो अभी आपको समझ में आ जाएगा जैसे हम लोग ये कोड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ पेश कर रहा हूँ, यहाँ पे हमें इन सारी फाइल्स की, एक तो ERC-721.solve, counters.solve, ownable.solve, ERC-721 URI storage.solve, इन सब फाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैंने इनको पहले से ही पेस्ट कर दिया है, कहीं जादू से नहीं आई है, क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं फिर कमेंट में कि ये कहाँ से आया। तो ये मैंने सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब हम लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट लिखने जा रहे हैं जिसके थ्रू हम अपनी NFT को क्रिएट करेंगे। तो उस NFT का नाम, मतलब अपने कॉन्ट्रैक्ट का नाम हम रखते हैं my contract NFT इज, इसके बाद ERC-721 स्टोरेज। अगर आप देखोगे तो मैंने ERC-721 URI स्टोरेज को इंपोर्ट किया हुआ है, अब मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं करूँगा ownable को यूज़, ये भी मैंने इंपोर्ट किया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक लाइब्रेरी का यूज़ करूँगा जो कि है काउंटर्स। लाइब्रेरी क्या है अभी समझ में आ जाएगा, मैं अभी चल के आपको ये दिखाता हूँ। और काउंटर्स डॉट काउंटर, अब मैंने जो टैब में ऊपर फाइल्स ओपन की है इस पर चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप आएंगे काउंटर्स डॉट सॉल्व में, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये एक लाइब्रेरी है, राइट, लाइब्रेरी काउंटर्स। तो वही चीज़ को हम लोग यहाँ पे अपनी सॉलिटी में यूज़ कर रहे हैं, और क्योंकि हमको एक लाइब्रेरी यूज़ करनी है तो सॉलिटी में उसके लिए कुछ इस तरह का सिंटेक्स होता है, यूजिंग काउंटर्स फॉर काउंटर्स डॉट काउंटर। मतलब ये तो मैंने अपने से लिखा है बेसिकली इस लाइब्रेरी को यूज़ करने के लिए, बट आपको यूजिंग लिख के फिर फॉर लिख के इस तरह से इसको यूज़ करना होता है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद इस लाइब्रेरी का हम लोग यूज़ करेंगे, और वो कैसे करेंगे। अब जो ये काउंटर्स डॉट काउंटर एक तरह से हमने वेरिएबल टाइप समझ सकते हैं बनाया है, उसको हम लोग यूज़ करेंगे प्राइवेट टोकन आईडीज के लिए। तो ये क्या होगा, ये जो टोकन आईडीज है, मतलब ये जो आप टोकन आईडीज देख रहे हैं एज अ वेरिएबल, ये हमारे जो भी हम टोकन क्रिएट करेंगे, क्योंकि एनएफटी क्या है, ये एक टोकन है, और इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, लर्न एवरीथिंग इन एनएफटी, अबाउट एनएफटी के बारे में, कि हर एक एनएफटी की अपनी एक आईडी होती है। तो ये वो टोकन आईडी है, ठीक है। तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे अपनी एनएफटी को आईडी देने के लिए। जैसे मैंने एक इमेज ली, उस इमेज को हमने एक आईडी अटैच की और एक एनएफटी बन गई कुछ इस तरह से, ठीक। और अब हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, और कंस्ट्रक्टर के बाद हम लोग जो भी अपने एनएफटी का नाम रखना चाहते हैं, राइट, जो भी हम अपनी एनएफटी का नाम रखना चाहते हैं, हमें सिंपली यहाँ पे लिखना होगा ERC-721। और लेट्स से अगर मुझे अपनी एनएफटी का नाम रखना है कोड ईटर, ठीक है, कोड ईटर, लेट्स से कुछ इस तरह से। और लेट्स से मैं इसका कोई सिंबल देना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे ईथर का सिंबल क्या होता है, ETH, बिटकॉइन का BTC, उसी तरह से मैं कोड ईटर का कोई सिंबल देना चाहता हूँ तो मैं वो इस सिंबल यहाँ पे डिसाइन कर दूंगा। जैसे अगर मैं देना चाहता हूँ CER, ठीक है, तो ये मेरी NFT का सिंबल होगा, ये आपकी चॉइस है, आप कुछ भी दे सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रेसेस लगा दिए। एक चीज़ यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा ही कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, और इसको स्मॉल ही कर देते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगे तो अच्छा लगता है, कोड ईटर, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इसके नेक्स्ट स्टेप में हम अपनी NFT को मिंट करने के लिए, NFT को मिंट करने का क्या मतलब है, NFT क्रिएट करना, और इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, उसी का हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है, कि कैसे NFT मतलब क्या होती है NFT मिंटिंग। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको ज़रूर से देखिए, मिंट NFT। और NFT को मिंट करने के लिए हम लोग को दो आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, एक होगा रेसिपिएंट, मतलब जिस पे हम ये NFT ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये रेसिपिएंट का एड्रेस हो गया, और दूसरा हमें ज़रूरत पड़ेगी टोकन URI। जो इमेज हम लोग बनाएंगे, मतलब जो इमेज हम लोग अपलोड करेंगे, उसकी कोई लिंक हमें मिलेगी, क्योंकि IPFS में जैसे मैंने एक इमेज ली, IPFS में डाली, उससे रिलेटेड हमें हैश मिल गया, फिर हम IPFS के थ्रू एक हमें IPFS एक लिंक प्रोवाइड करेगा, और जैसे हम लोग वो हैश इंसर्ट करते हैं, और ये हम लोग देखेंगे वैसे तो हमारी इमेज, हमारी IPFS वाली इमेज ओपन हो जाएगी। तो उसी का ये टोकन URI है, ताकि हम लोग उसको रजिस्टर कर सकें, ठीक। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो परेशान मत होइए, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें भूल गया बताना। पहले तो पब्लिक, ये पब्लिक फंक्शन होगा। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे ओनली ओनर। अब ये ओनली ओनर कहाँ से आ रहा है, ये हमारी जो ओनली ओनेबल डॉट सॉल्व करके फाइल है, राइट, मैंने उसको ओपन नहीं किया है लग रहा है, ठीक है, मैं उसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। रिटर्न्स UINT 256, चलिए एक बार मैं उसको भी ओपन करके दिखाता हूँ, आपको भी आइडिया लग जाएगा किस तरह से ओपन जिपलिन फाइल को सर्च करना है। तो ये आपकी ओनेबल डॉट सॉल्व से मैंने यूज़ किया, ओनेबल डॉट सॉल्व। तो ये देखते हैं कहाँ पे है, ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सेस में है। तो पहले आते हैं अपने एक्सेस में, नोड मॉड्यूल्स, फिर हमारा ओपन जिपलोड, आप यहाँ पे आते हैं एक्सेस पे। एक्सेस पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ओनेबल डॉट सॉल्व है, मैं इसको यहाँ पे ओपन कर, तो अब ये देखो यहाँ पे ये मैंने इसी मॉडिफायर का यहाँ पे यूज़ किया है।
मैंने इसको इंपोर्ट किया और अब मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ओनली ओनर लगा के, ठीक है। तो ये वहीं से आया, तो मुझे बनाना नहीं पड़ा, सिंपली ओपन ज़िपलिन ने हमारा काम आसान कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी जो भी टोकन आईडी, क्योंकि जब हम लोग अपनी एनएफटी को मिंट करेंगे तो हम चाहते हैं कि हर एक एनएफटी को एक यूनिक आईडी मिले। तो इसीलिए जब भी कोई आईडी आएगी, मतलब जब भी कोई एनएफटी हम मिंट करेंगे तो उसकी आईडी को हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। मान लेते हैं कि अभी टोकन आईडी की वैल्यू थी 0, और जैसे ही मैंने एक एनएफटी क्रिएट की, जैसे अगर मैंने यहाँ पे अपनी एक इमेज डाली कोड एडिटर की, तो अब उसकी आईडी क्या होगी, 1 होगी। फिर अगर मान लीजिए मैंने कोई दूसरी एनएफटी क्रिएट करनी है तो उसकी आईडी क्या हो जाएगी, 2। और ये इंक्रीमेंट फंक्शन आ कहाँ से रहा है, यहाँ पे काउंटर्स डॉट सॉल्व से आ रहा है। देख रहे हो आप, काउंटर डॉट सॉल्व, ये आपकी जो ये स्ट्रक्चर है इसके अंदर एक वैल्यू है, बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू 0 होगी, ठीक है। और अब हम क्या कर रहे हैं, इसको इस फंक्शन के थ्रू इंक्रीमेंट कर रहे हैं, इस फंक्शन के थ्रू इंक्रीमेंट यहाँ पे कर रहे हैं। बस सिंपली आप इतना समझिए कि टोकन आईडी को इंक्रीमेंट किया जा रहा है। और अब हम क्या करेंगे, इस टोकन आईडी को जो भी इंक्रीमेंट कर रहे हैं इसका हम लोग यूज़ करेंगे, और इसके लिए हम लोग एक अलग से वेरिएबल बनाएंगे ताकि क्लैरिटी आए हमारे कोड में। और इसके लिए हम लोग लिखेंगे न्यू आइटम आईडी, और यहाँ पे टोकन आईडी करंट, मतलब कि जो भी टोकन आईडी की करंट वैल्यू है वो हमें ट्रांसफर कर दो। ये भी हमने कहाँ से लिया है, यहीं से लिया है, नहीं यहाँ से नहीं, ये इसने हमें क्या किया, करंट वैल्यू, जो भी इस वैल्यू की करंट वैल्यू थी उसने हमें यहाँ पे वापस किया। और ये सब लाइब्रेरी का यूज़ करके हो रहा है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो बस इतना अभी ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या है, टोकन आईडी में करंट वैल्यू है, और करंट वैल्यू क्या है, इनिशियली ये वैल्यू की वैल्यू आप देखेंगे तो 0 थी, तो टोकन आईडी में भी वैल्यू 0 ही रही होगी यहाँ पे। और फिर मैंने क्या किया, उसको इंक्रीमेंट किया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेट करेंगे, सेट करने से पहले मिंट करेंगे अपनी एनएफटी को। तो ये रिसिपिएंट का एड्रेस ले लेते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पे न्यू आइटम आईडी, मतलब मैं इस रिसिपिएंट आईडी पे ये आइटम आईडी, मतलब ये एनएफटी की जो आईडी है इसको मिंट करना। और ये मिंट वाला फंक्शन हमारा कहाँ पे है, ये हमारे ERC 721 का पार्ट है। ये देखिए यहाँ पे इसमें 2 एग्रीमेंट्स की जरूरत थी, एक थी एड्रेस टू की और थी हमारे टोकन आईडी की। तो टोकन आईडी भी मैंने दे दी और मैंने एड्रेस भी दे दिया जिस एड्रेस पे मैं ये ट्रांसफर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे वो वही प्रोसेस के लिए यहाँ पे इन्होंने बताया है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, और नेक्स्ट स्टेप रहेगा सेट टोकन URI। और यहाँ पे मैं 2 चीज़ें पास करूँगा, न्यू आइटम आईडी और टोकन URI। ये क्या है, जैसे मैंने बताया कि हमें जैसे टोकन URI भी अपनी आइटम की सेट करनी होती है, यहाँ पे टोकन आईडी आइटम आईडी होगी। आई थिंक स्पेलिंग कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, 1 मिनट, आइटम आईडी, राइट, अब सही है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेट टोकन URI जो कि हमारे ERC 721 का पार्ट है यहाँ का, इसके थ्रू मैं रजिस्टर करा रहा हूँ अपनी आइटम आईडी को, और जिस मतलब जो हमारी इमेज है उसकी जो लिंक है, एक तरह से आप समझिए, उसको मैं इस आईडी के साथ लिंक करा रहा हूँ। और ये चीज़ अभी वैसे क्लियर हो जाएगी जैसे ही हम लोग अपनी NFT को लॉन्च करेंगे, बट अभी के लिए अगर इतना भी समझ में आ रहा है तो बहुत है। बस समझ लीजिए कि टोकन URI को हम लोग, मतलब उसके जो यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, आइटम आईडी के साथ एक तरह से चिपका रहे हैं, एक तरह से उसको अटैच कर रहे हैं। वही चीज़ हमने यहाँ पे भी की, जो एड्रेस था उसको आइटम आईडी के साथ अटैच किया, और यही चीज़ मैंने अपने NFT वाले थ्योरी वाले वीडियो में बताई थी, ठीक है। अब मैं सिंपली यहाँ पे रिटर्न न्यू आइटम आईडी करा रहा हूँ, ठीक है। मतलब जो भी हमारे आइटम की, जो भी हमारे NFT की आईडी है उसको मैं रिटर्न करा रहा हूँ। यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, मैंने आई थिंक कुछ मिस्टेक किया क्या, नेट, ओके, सॉरी, मैं बाहर हूँ फंक्शन के, और अब मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, अभी थिंक सब सही है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, अपने NFT के लिए अपना कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर कर लिया। ओके, तो हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सिंपली क्या करना है, अपने टर्मिनल को वापस ओपन करना है, और हमें यहाँ पे एक नई चीज़ इंस्टॉल करनी होगी, इसका नाम है npm install .env -save। इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा हमारे मेटामास्क और हमारे एल्केमी के बीच में कनेक्शन बनाना। क्योंकि मेटामास्क से होते ही, क्योंकि हमारे ही मेटामास्क से सारा डिडक्शन होगा, राइट। मतलब मेटामास्क हमारा अगर लेट से वॉलेट है और हम चाहते हैं कि भाई अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करना, तो डेफिनेटली उसके लिए हमें क्या उसके लिए हमें क्या पे करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कुछ फीस पे करनी पड़ेगी, राइट। क्योंकि ऐसे तो फ्री में तो होता नहीं है इथेरियम की ब्लॉकचेन पे। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, अपने एल्केमी को, अपनी ब्लॉकचेन को एक तरह से कनेक्ट करना होगा अपने मेटामास्क के साथ, ताकि जब हम अपना कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट करें, जो भी फीस है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी ट्रांजैक्शन है, वो हमारे मेटामास्क वॉलेट के थ्रू ही हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको अब यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ। ओके, तो ये इंस्टॉल हो गया है। अब जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाए, आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जाना है
इसको मैं बंद कर देता हूँ। अपनी रूट डायरेक्टरी में, रूट डायरेक्टरी मतलब अपने इस NFT डेमो वाली डायरेक्टरी में, और यहाँ पे आपको एक फाइल बनानी है जिसका नाम होगा .env फाइल, .env फाइल, बस और कुछ नहीं। और इसमें आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो आपको ज़रूरत पड़ेगी API URL, मतलब ये अभी हम लोग देखेंगे, ये हम अपनी एल्केमी के थ्रू फाइंड करेंगे, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी प्राइवेट की। और वो प्राइवेट की हमें कहाँ से मिलेगी? वो हमें हमारे मेटामास्क से मिलेगी। तो इन दोनों चीज़ों को हमें यहाँ पे ग्रैब करना होगा और इन डबल कोट्स के बीच में उनको पेस्ट करना होगा। तो आइए चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए अपने एल्केमी पे। अब यहाँ पे आप आइए डेमो NFT पे व्यू डिटेल्स में क्लिक करिएगा, मतलब मेरे लिए व्यू डेमो NFT आपने कोई भी नाम दिया हो जो भी, यहाँ पे आप क्लिक करिएगा व्यू की पे, और यहाँ पे आप सिलेक्ट करिएगा ये HTTP वाली इस वाली लिंक को सिंपली यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए और अपने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक, इस तरह से। इसके बाद हम अपने मेटामास्क ओपन करेंगे। अब ये मेटामास्क में अगर आपके रियल ईथर हैं तो डेफिनेटली आप अपनी प्राइवेट की मत शेयर करिएगा किसी के साथ, क्योंकि मेरे मेटामास्क में कुछ भी नहीं है, ये टोटली टेस्ट नेटवर्क है, तो प्लीज़ हैक वैक करने की कोशिश मत करना, ठीक है। ले देके कुछ ईथर है। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, सिंपली यहाँ पे मैं अपनी प्राइवेट की को यूज़ करने वाला हूँ, और इसके लिए मैं जाऊँगा अपने अकाउंट की डिटेल्स पे, और यहाँ पे जैसे आप करोगे एक्सपोर्ट प्राइवेट की का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करो, और यहाँ पे वो कह रहा है कि अपना पासवर्ड डालना है। तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करूँगा, आप देखेंगे ये मेरी प्राइवेट की है जो कि मैं यूज़ करूँगा। तो मैंने कॉपी कर लिया है और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो इसके थ्रू ही हमारे सारे ट्रांजैक्शन क्या होंगे, मेटामास्क के थ्रू होंगे। मैंने इसको सेव कर लिया। और ये चीज़ ध्यान दीजिएगा एक चीज़, कि मैंने ये चीज़ मेटामास्क जो किया है ये रॉबस्टन टेस्ट नेटवर्क पे किया है, क्योंकि मैंने रॉबस्टन ही सेलेक्ट किया था वहाँ पे। तो ये रॉबस्टन टेस्ट नेटवर्क की सारी चीज़ें हो रही है। तो मैंने अपने अकाउंट को लिया, ये वाले अकाउंट को, और सिंपली यहाँ पे गया हूँ और यहाँ पे मैंने इसके अकाउंट डिटेल्स पे जाके इसकी प्राइवेट की एक्सेस कर ली है, ठीक है। अब इसका मैं यूज़ करने वाला। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे इंस्टॉल ether.js को। तो मैंने यहाँ पे एक कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है, मतलब कॉपी करके रखा हुआ है, सिंपली यहाँ पे मैं इसको एंटर कर रहा हूँ। इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसको हमें इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। अब ये इंस्टॉल हो जाता है, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तो यहाँ पे हमारा देखेंगे तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया ether.js का। ओके, तो हमारा ether.js भी अब इंस्टॉल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने कॉन्ट्रैक्ट में एक मैंने चेंज किया, पहले वो दिखा दूँ आपको। मैंने यहाँ पे क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट में इसको प्रैग्मा सॉलिडिटी 0.5.0 लेस देन 0.9.0 दिया है। तो ये बस चेंज किया है, इसको भी आप चेंज करना चाहें तो कर लीजिए, थोड़ा सही रहता है। और ये gita.sol आप देख रहे हैं, ये हार्ड हैट नहीं हमें दिया है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने नहीं, हार्ड हैट नहीं दिया, आप उसको चाहे डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने हार्डहैट config.js में एक चेंज करेंगे। तो यहाँ पे एक देखेंगे एक कॉन्फ़िग फाइल है, जैसे ट्रफल कॉन्फ़िग फाइल होती थी जो कि हमारे सॉलिडिटी मतलब कौन सा कंपाइलर ये सारी चीज़ों से डील करती थी, उसी तरह से यहाँ पे हार्डहैट में भी है। इसको लेट से मुझे चेंज करना है, तो मैं इसको यहाँ पे चेंज कर दूंगा। तो ये जो मैंने कोड लिखा है ये सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको सिंपली यही कोड अपने हार्डहैट config.js में लिख देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉलिडिटी वर्जन कौन सा कंपाइलर हम यूज़ करेंगे, 0.8.7, ये है रॉबस्टन टेस्ट नेटवर्क, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हैं, प्राइवेट की एंड ऑल दोस थिंग्स। API URL जो हम लोगों ने .env फाइल में बनाई थी, तो वो सारी कॉन्फ़िगरेशन चीज़ें हमने यहाँ पे दे दी है। अब हम क्या करेंगे, अपनी इस फाइल को मतलब अपने कॉन्ट्रैक्ट को बेसिकली हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे विद द हेल्प ऑफ हार्ड हैट। यहाँ पे मैं करूँगा हार्ड हैट कंपाइल, और जैसे ही यहाँ पे मैं देखिए कंपाइल करूँगा, आप यहाँ पे देखिएगा आर्टिफैक्ट्स फोल्डर बन के आ जाएगा, और इसी आर्टिफैक्ट्स फाइल में माई JSON फाइल और सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। ये देखिए ये 3.8.7 इसने इंस्टॉल किया है, और ये हमारा कंपाइलेशन प्रोसेस सक्सेसफुली हो गया है। अब हमारा कंपाइलेशन क्योंकि कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी फाइल को डिप्लॉय करेंगे, अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेंगे, जो चीज़ हम लोग करते आ रहे हैं, पहले कंपाइल देन डिप्लॉय। तो इसके लिए हम अपने स्क्रिप्ट्स वाली ये जो फोल्डर हम लोगों ने बनाया था इस पर जाएंगे, और यहाँ पे मैं एक नया नोट फोल्डर एक्चुअली मैं एक नई फाइल बनाऊँगा। इस फाइल का नाम रख देते हैं deploy.js, ठीक है। और इस deploy.js में मैं ये कोड एक पेस्ट कर रहा हूँ। आई नो बहुत सारे कोड मैं पेस्ट कर रहा हूँ, बट बिलीव मी ये कोड आपको याद नहीं करने हैं। ये सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको मिल जाएंगी, ये सारी चीज़ें कोई मतलब याद करने वाली नहीं होती हैं। ये सब चीज़ें डिप्लॉयमेंट जैसे ये प्रोसेस, ये कॉमन प्रोसेस है, तो आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसका भी मैं कोड नीचे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सिंपली यहाँ पे डिप्लॉय किया जा रहा है। पहले आप देखोगे तो यहाँ ether.js का यूज़ किया गया है इंस्टेंस, मतलब अब माई NFT कॉन्ट्रैक्ट के इंस्टेंस को पाने के लिए, फिर उसको डिप्लॉय कर दिया गया, और इसके बाद यहाँ पे कंसोल किया गया है उस डिप्लॉयड एड्रेस को, मतलब कि जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर रहे हैं उसका एड्रेस क्या है, क्योंकि हमें एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी जब हम अपनी NFT बनाएंगे। तो अभी जब हम लोग डिप्लॉय करेंगे तो हमें कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस मिलेगा, और फिर उसका यूज़ करके ही हम अपनी NFT को बनाएंगे, ठीक है। तो आइए अब इसको डिप्लॉय करते हैं।
और डिप्लॉय करने के लिए सिंपली आपको ये कोड पेस्ट कर देना है, npx hard hat run scripts deploy.js, मतलब जिसमें आपकी ये डिप्लॉय फाइल है, नेटवर्क कौन सा है, ropsten, अब इसके बाद इंटर कर दीजिए। और हमें अगर ये फाइल अच्छे से डिप्लॉय हो गई, अगर ये सक्सेसफुली वर्क कर गई तो हमारा काम हो गया और हमें कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मिल जाएगा। इससे पता चलेगा कि हमारा काम हुआ है कि नहीं हुआ है। थोड़ा वेट करते हैं क्योंकि ये डिप्लॉय ऑप्शन टेस्ट नेटवर्क पे हो रही है और टेस्ट नेटवर्क पे थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा। वंडरफुल, तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे आपने एनएफटी के कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर लिया है। बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है ये। तो आपने अपने एनएफटी के कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर लिया है ropsten टेस्ट नेटवर्क पे। आइए अब इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को लेके, और ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस सेव करके रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। आपके में कोई और कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आया होगा, इसको ज़रूर से कॉपी पेस्ट करके संभाल के रखिएगा क्योंकि इसका हम लोग यूज़ करेंगे, तो इसीलिए इसको ज़रूर से ध्यान से कॉपी पेस्ट करके संभाल के रख लीजिएगा। मैं क्या करूँगा, मैं तो सिंपली इसको यहाँ पे लूँगा और अपने इसी फाइल में इसको रख लूँगा ताकि मैं भूलूँ नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर लिया, इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमें, ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। अब चलते हैं अपने ether.scan पे, मतलब ropsten की जो ईथर स्कैन वाली साइट है उस पर जाते हैं और देखते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट जो हमने डिप्लॉय किया है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं ropsten.etherscan.io पे। यहाँ पे मैं डालूंगा अपने कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस और सिर्फ करूँगा सर्च। लेट्स सी आवर कॉन्ट्रैक्ट। हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैसा दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट आ गया है। इस पर अगर हम क्लिक करेंगे ब्लॉक पे, वाओ, तो यहाँ पे हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इज इट सो ग्रेट, राइट? सब कुछ है यहाँ पे, मतलब ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया हमें। और यहाँ पे आके एक बार देख लेते हैं TXN हैश ट्रांजैक्शन डिटेल्स। तो ये हमारा सक्सेस है, वंडरफुल। ये फ्रॉम एड्रेस है, मतलब जिस एड्रेस से ये हुआ है। अगर हम अपने मेटामास्क पे जाएंगे तो आप देखेंगे यही एड्रेस हमने अपने मेटामास्क के ropsten टेस्ट नेटवर्क पे सेट किया था। ओके, पासवर्ड एक बार मुझे फिर डालना पड़ेगा। ओके, डन। लेट्स सी, थोड़ा टाइम लग रहा है, लेट्स वेट। तो ये रहा हमारा एड्रेस 00C2, और 00C2 से ये डिप्लॉयमेंट हुआ है। ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है जिसको हमने कॉपी करके रख लिया है। इसको ज़रूर से रख लीजिएगा, इसकी काम पड़ेगी। मैं फिर से कहूँगा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, वंडरफुल वंडरफुल। तो ये सारी चीज़ें हमें बता रहा है कितना गैस हमें पे करना पड़ा। तो ये सब चीज़ें हमारे मेटामास्क के अकाउंट से डिटेक्ट हो गई होंगी, ठीक है। बर्न टैक्स एंड एवरीथिंग इज गिवन हेयर। और अपने कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड डिटेल में अगर आपको चीज़ें जाननी है तो आप आइए यहाँ पे और आप देख पाएंगे एल्केमी पे भी ये सारी चीज़ें डिटेल में आपको सारी चीज़ें बता देगा। तो ये हमारा फ्रॉम एड्रेस, इनपुट, हैश, सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे एल्केमी पे प्रोवाइडेड है। तो आप इसको भी आप आके चेक कर सकते हैं। बेसिकली एल्केमी अगर मैं बताऊँ तो ये एक पेड रिसोर्स है। इसकी आप प्राइसिंग वाइजिंग चेक करेंगे तो, क्योंकि ये एक API है तो डेफिनेटली आपको पे करना पड़ता है। तो अभी हम लोग फ्री की रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करने के लिए। वंडरफुल, राइट? एंड दिस इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट। आपने एक NFT के कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया है ropsten टेस्ट नेटवर्क पे, और यही सेम प्रोसेस है मेन नेटवर्क का। और आने वाले वीडियो में फिर हम लोग लॉन्च करेंगे इसी NFT कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ करके अपनी NFT। जी हाँ, अभी हम लोगों ने NFT अपना काम खत्म नहीं हुआ है। ये मत समझिएगा कि हम लोगों ने यहाँ पे टेस्ट नेटवर्क पे इसको लॉन्च कर दिया तो काम खत्म, नहीं। अभी हम लोग इसको अब अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस तरह से अपनी जो हमने NFT के कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया है इसको किस तरह से लिंक करें अपनी इमेज के साथ, किस तरह से क्रिएट करें एक NFT अपने मेटामास्क में जो हम लोग डिप्लॉय कर सके, मतलब डिप्लॉय क्या कर सके, उसमें ट्रांसफर कर सके। तो हम लोगों ने अपना पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है जहाँ पे हम लोगों ने अपनी NFT के कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया था, राइट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके आगे वाले स्टेप को कंटिन्यू कर रहे हैं जहाँ पे हम अपनी IPFS का यूज़ करके इमेज को अपलोड करेंगे IPFS से और लिंक करेंगे फिर उसे अपने NFT के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे web3.js, और हम लोग इसके लिए एल्केमी के थ्रू जो प्रोवाइड किया गया है web3.js उसका यूज़ करेंगे, क्योंकि एल्केमी ने हमें थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज दिया है। क्योंकि जैसे मैंने बताया एल्केमी हमारा काम थोड़ा आसान बनाता है, तो एल्केमी हमें web3.js की एक अपनी एक लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, तो उसका हम यूज़ करेंगे। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ कुछ चीज़ों में एडवांटेज है, इसलिए हम उसका यूज़ करेंगे। इसलिए मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ओके, मैंने गड़बड़ कर जस्ट मिनट, फिर से इसको और मैंने अगर अगर बता दूं कि मैंने ये क्लोज़ कैसे किया है, ये जो अभी हो रहा था, तो Ctrl+C से आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिनको पता नहीं था। और फिर मैंने अपर एरो का यूज़ किया तो जो प्रीवियस कमांड थी वो हमें वापस मिल गई, ठीक है। तो अभी ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, तो इंस्टॉलेशन होने तक का वेट करते हैं, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ओके, तो इसने मुझे कुछ एरर दे दिया है। आई थिंक ये जो प्रॉब्लम है वो मोस्ट प्रॉबेबली है एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस की। तो मैं यहाँ पे ये करूँगा कि मैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लूँगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे,
ये एडमिनिस्ट्रेशन की ही प्रॉब्लम है आई बिलीव। और यहाँ पे फिर मैं क्या करूँगा CD, और जहाँ पे मुझे जाना है NFT डेमो वाले अपने कॉन्ट्रैक्ट पे, तो वहाँ पे मैं चला आया हूँ NFT डेमो। और अब एक बार फिर से ट्राई करते हैं, हो सकता है आपके भी ये इशू है, वैसे होता नहीं है जनरली, जैसे मैंने अभी तक जितनी बार प्रैक्टिस की, बट पर हो गया। कोई बात नहीं, तो मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, और इसको मैं फिर रन कर देता हूँ यहाँ सी। अब देखते हैं ये वर्क करता है कि नहीं। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अगर आप पे भी ये इशू आया है, तो अगर आप लिनक्स चला रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही है, आपको सूडो का यूज़ करना है। अगर आप विंडोज़ चला रहे हैं तो आपको ये करना है। कमांड प्रॉब्लम में ये सब दिक्कतें कभी कभी आ जाती हैं। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अब मेरा यहाँ पे एल्केमी जो है वो इंस्टॉल हो गया है परफेक्टली। अब ये सही से रन करेगा। तो वही एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस की प्रॉब्लम आ रही थी, जो कि जब मैंने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू करा तो ये रन हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से बैक लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, आ गया है एल्केमी वेब3 1.1.8 और ये हमारे में ऐड हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग बंद कर सकते हैं। अब हम लोग अपनी स्क्रिप्ट वाले फोल्डर पे आएंगे और यहाँ पे एक नई फाइल फिर से बनाएंगे। इसका नाम रहेगा मिंट NFT, और यही हमारी एक तरह से आप समझ सकते हैं मेन फाइल रहेगी, जहाँ पे हम अपने मिंटिंग प्रोसेस को डिस्क्राइब करेंगे। और यहाँ पे मैं एक चीज़ पेस्ट करूँगा जो कि कुछ इस तरह से है। इसकी भी मैं सारी चीज़ें जो फाइल्स की लिंक है सब नीचे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसलिए किया क्या है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िग फाइल, मतलब ये .env फाइल का जो भी था एक्सटेंशन, मैंने उसको, मतलब जो .env फाइल थी मैंने उसको यहाँ पे लिया है, रिक्वायर किया है। फिर अपने API URL को रिक्वायर किया है, और फिर web3.js, मतलब ये सारे वही स्टेटमेंट्स हैं जो कि अगर, मतलब आपको जो फाइल चाहिए थी बेसिकली, मैंने बस उसको यहाँ पे फेच किया है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे मैंने ये की है कि अब मैं इस Web3 को यूज़ करूँगा ताकि हम क्या कर सकें, इंटरेक्ट कर सकें अपनी ब्लॉकचेन से। एक और चीज़ की यहाँ पे ज़रूरत होगी, और वो होगा हमारे कॉन्ट्रैक्ट की। तो कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और इसके लिए हमें इसके जो ABI है उसकी ज़रूरत पड़ेगी मेनली। तो हमें जाना होगा एक फोल्डर बैक, कॉन्ट्रैक्ट्स, इसमें हम जाएंगे माई NFT वाले फोल्डर में, और इसमें हम जाएंगे mynft.json। तो अगर आप ये चीज़ देखना चाहते हैं कि ये कहाँ पे है, तो आप सिंपली, अगर ये जो हमारी स्क्रिप्ट फोल्डर है, तो यहाँ पे मैंने ये 2 डॉट लगाए हैं, मतलब कि इस फोल्डर को अबव, मतलब इस फोल्डर को छोड़ के आप फिर यहाँ पे आते हैं, आर्टिफैक्ट्स पे आइए। आर्टिफैक्ट्स के बाद आप जाइए कॉन्ट्रैक्ट्स पे, कॉन्ट्रैक्ट्स के बाद mynft.sol पे, और mynft.sol में mynft.json वाली फाइल को फेच कर लीजिए। यही चीज़ मैंने यहाँ पे की है। ठीक है, तो इसकी क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए। और ये हमारे पास आई है कि नहीं, इसको भी एक बार चेक भी कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे console.log करके एक बार चेक कर लेंगे कि ये जो ABI है वो हमें मिला है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे json.string e5 का यूज़ करूँगा, ताकि मेरे पास जो कॉन्ट्रैक्ट ABI है वो मैं थोड़ा रीड कर पाऊँ। ABI, और यहाँ पे मैंने किया इसको सेव। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं कि ये, मतलब हमारी ये जो स्क्रिप्ट हम लोगों ने बनाई है वो वर्क कर रही है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग नीचे जाएंगे फिर से, और यहाँ पे हम लोग रन करेंगे नोड स्क्रिप्ट्स, नॉट नोड एक्चुअली, मिंट NFT.js, मतलब हम लोग जो स्क्रिप्ट फाइल हमने बनाई है मिंट NFT.js, इसी को हम लोग रन कर रहे हैं। वंडरफुल। अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास ये पूरा ABI आ गया है हमारे कॉन्ट्रैक्ट का। देख रहे हैं आप, इंडेक्स एंड ऑल दोज थिंग्स जो भी हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट में बनाया था, ओनरशिप एंड ऑल दोज थिंग्स, सारी चीज़ें यहाँ पे हमें अवेलेबल है। मतलब कि ये हमारी ये जो फाइल है ये यहाँ से फेच हो गई है और परफेक्टली वर्क भी कर रही है। अब हमारे नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जाएंगे अपनी पेनाटा की वेबसाइट पे। इस पे आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैंने भी अपना अकाउंट बनाया था। तो ये पेनाटा वेबसाइट है, पेनाटा, आप इस पे आएंगे और यहाँ पे आपको अपना अकाउंट बनाना होगा, जो कि वही सिंपल साइन अप प्रोसेस है। उसके बाद आप आइएगा तो यहाँ पे आपको एक अपलोड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करिएगा। यहाँ से मैंने लेट से सेलेक्ट किया फाइल को, और यहाँ पे सेलेक्ट अ फाइल। अब ये 3 स्टेप का प्रोसेस से दिखा रहा है, बहुत ही सिंपल। और यहाँ पे आप देखेंगे मैंने एक इमेज रखी हुई है। यही चीज़ हम लोगों ने अपने NFT की थ्योरी वाली वीडियो में देखी थी, इसी को ले लेते हैं। और इसके बाद ये कह रहा है नेम क्या रखना चाहते हैं, तो लेट से हम रखना चाहते हैं इसका आर्ट। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्लिक किया अपलोड पे। तो थोड़ी टाइम में ही हमारी ये जो इमेज है ये हमारे IPFS के सर्वर पे, हमारे सर्वर कह रहा हूँ, IPFS नेटवर्क में वो स्टोर हो जाएगी। तो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़े टाइम में ये अपलोड प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हमारी ये देख सकते हैं फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है, और ये यहाँ पे दिख भी रही है आर्ट। ठीक है, अगर इसे हमें ओपन करना है तो हमें सिंपली क्या करना होगा, इस पे जाना होगा,
यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, ये हमारे गेटवे पिनाटा क्लाउड IPFS इनकी वो है, मतलब ये गेटवे है। और इसके आगे मैं ये चीज़, ये हमारा हैश है, मतलब ये जो इमेज थी राइट, इस इमेज का ही हमने क्या किया है, हैश कन्वर्ट किया। ये देखिए यहाँ पे वैसे दिख गई, ये चीज़ आपको दिख रही होगी राइट। तो ये आप देख रहे हैं, ये हमारे इमेज का हैश है और ये उनका नेटवर्क है, मतलब ये इनका गेटवे है। आप यहाँ पे भी अगर अपनी इमेज का वो हैश यहाँ पे पेस्ट करेंगे और एंटर करेंगे तो आपको अपनी इमेज यहाँ पे दिख जाएगी। तो मतलब हमारी इमेज अब IPFS नेटवर्क पे आ चुकी है। अब हम लोग चलेंगे वापस से अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे और यहाँ पे हम लोग जाएंगे, एक नई फाइल क्रिएट करेंगे। जस्ट मिनट, अब सही है। हाँ, तो अब हम लोग अपनी फाइल का नाम रखेंगे NFT मेटा डेटा, मतलब ये हमारे IPFS जो हम लोगों ने अभी इमेज बनाई है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रखेगी। और मेटा का मतलब है डेटा अबाउट डेटा, तो मेटा डेटा। तो ये हो गया हमारा NFT मेटा डेटा डॉट जेसन। क्या करता हूँ और यहाँ पे मैं एक चीज़ पेश करूँगा जो कि हमारे इमेज के बारे में है। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, ये तो आपको मतलब आप ये अपने में आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो, उसकी इशू नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको ये ध्यान देनी है कि यहाँ पे आप अपनी इमेज का ही URL डालेंगे। तो जो इमेज मुझे मिली थी, मतलब जो इमेज मैंने जब अपलोड की थी, जो मुझे उसका लिंक मिला था, जो कि अगर आप वापस आएंगे ये थी, मैंने वही इमेज की यहाँ पे लिंक डाली है। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपकी इमेज है, जो आपकी इमेज की लिंक आई थी अपलोड करने के बाद, वो डालिएगा, क्योंकि हर एक इमेज का अपना अपना हैश होता है। ठीक है, अब मैं इसको करूँगा यहाँ पे सेव। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अपने ये जो NFT metadata.json है इसको भी हम अपने IPFS पे अपलोड करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए वापस चलते हैं अपने NFT metadata.json वाले, मतलब अपने पिनाटा इस पे, मतलब वेबसाइट पे, और अब अपने अपलोड वाले फिर से बटन पे आते हैं। फिर से ये फाइल है, फिर हमें अपनी सेलेक्ट करनी है फाइल जो कि है हमारी NFT meta.json। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं अपने NFT डेमो वाले फोल्डर पे, जो हमारा रूट फोल्डर था, और इसी में है हमारी NFT meta.json राइट। इसको हम लोगों ने यहाँ पे सेलेक्ट किया, ओपन किया, और नाम यही रहने देते हैं या फिर ठीक है सही है, देखते हैं कोई इशू ना हो बस, क्योंकि एक पहले से अपलोडेड है। कोई इशू होगा तो ये हमें बता ही देगा। ओके ठीक है, आई थिंक अपलोड हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये NFT metadata.json अपलोड होगी। अभी इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम लोग अपनी मतलब फाइल में चेंजेस करेंगे तब। अब हम लोग जाएंगे अपने mint nft.js वाली फाइल के पास वापस, और इसमें अब हम लोग कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। आप इसको रखना चाहें तो रख सकते हैं, इसको हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसका यूज़ देख लिया तो आई डोंट थिंक सो उसकी ज़रूरत है। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ कि आप लोगों को अगर ज़रूरत हो तो आप यहाँ से यूज़ कर सको। अब हम लोग यहाँ पे एक नया एड्रेस, मतलब एक नया वेरिएबल बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। और कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में हम लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस लेंगे, और वो हम लोगों ने सेव किया था राइट, इसीलिए मैंने कहा था उसको सेव करके रखना भी है, क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। और उसको हमने, ये मैंने अपने तो हार्ड हैट वाले में शायद किया था, नहीं इसमें नहीं है, मैंने अपने deploy.js में सोर्स स्टोर किया था। तो ये है हमारा, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। अगर आप अपने एंड पे ये कर रहे हैं अपने एंड से, तो ये आपके लिए अपना खुद का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होगा। मैं यहाँ से इसे कॉपी करूँगा और मैं उसको लेके अपने मिंट NFT वाले इस जगह पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस हो गया। दूसरी चीज़ हमें जो चाहिए वो है कॉन्स्ट NFT, ताकि हम लोग अपना एक इंस्टेंस क्रिएट कर सकें कॉन्ट्रैक्ट, और इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी Web3 की, और ये चीज़ हम लोगों ने करी हुई है वैसे, अगर आप लोगों को याद हो जब हम लोग Web3 का कोर्स किया था। कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डॉट ABI, हमने ABI जनरेट किया है वो, प्लस हमें इसमें चाहिए कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। तो इसके थ्रू हम लोग क्या कर पाएंगे, अपना इंस्टेंस क्रिएट कर पाएंगे अपने कॉन्ट्रैक्ट का। एक बार मैं चेक कर लूँ, न्यू web3.eth डॉट, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ होगा तो ये फिर एरर देगा। ठीक है, सब सही है आई बिलीव, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने .env वाली फाइल में, और यहाँ पे हमें अपने पब्लिक की को मेंशन करना होगा। पब्लिक की, इसके थ्रू ये सारे ट्रांजैक्शंस होने हैं, पब्लिक की, और यहाँ पे हम अपनी पब्लिक की को यहाँ पे ये नहीं लगाते डबल कोट्स, वरना कभी कभी इशू दे देते हैं। चलते अपने मेटामास्क पे अपनी पब्लिक की वहाँ से जनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं और अपने मेटामास्क में सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ से हम अपने पब्लिक की को वहाँ पे पेस्ट कर देंगे, पासवर्ड डाल। ध्यान दीजिएगा ये भी मैं ऑप्शन टेस्ट नेटवर्क पे ही हूँ, क्योंकि ऑप्शन टेस्ट नेटवर्क पे ही हम अपना सारा काम करें। यहाँ पे हमारी ये है पब्लिक की, इसको मैंने कॉपी किया और अपने VS कोड पे जाते हैं और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपनी पब्लिक की को भी पेस्ट कर दिया है।
इसको भी डबल कोट्स में कर ही देते हैं, अगर कोई इशू आएगा तो फिर उसको रिजॉल्व कर लिया जाएगा। क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है पब्लिक की में, तो इसीलिए मैं देख लेते हैं, चेक करते हैं। डेवलपर से काम ही यही होता है, चेक करना, तो चेक करते हैं क्या होता है। तो इशू आएगा फिर उसको हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे। और अब चलते हैं अपने mint.nft.js वाली फाइल में, और यहाँ पे हम लोगों को कुछ चीज़ें ऐड करनी होंगी। एक तो अपनी पब्लिक की, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब हम अपना ट्रांजैक्शन को मतलब क्रिएट करना होगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन हमारी पब्लिक की से ही क्रिएट होता है, और जब साइन करेंगे तो प्राइवेट की का यूज़ होगा। तो यहाँ पे process.env.api URL और const प्राइवेट की, और इसके थ्रू हम लोग अपनी प्राइवेट की को ग्रैब करेंगे। की इक्वल टू process.env.public की। ठीक है, ओके, सॉरी फॉर दैट, मैंने मिस्टेक कर दिया, प्राइवेट नहीं होगा। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, मैं सही कर दूँ। क्या URL डाल दिया, यहाँ पे होगी हमारी प्राइवेट की, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्राइवेट की, और ये होगी हमारी पब्लिक की। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने ट्रांजैक्शन को हम लोग क्रिएट करेंगे। अब देखते हैं कि ट्रांजैक्शन को क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। पहले हम लोग आएंगे नीचे, और नीचे में हम लोग एक एसिंक फंक्शन बनाएंगे। अब ये चीज़ जो है ये जावास्क्रिप्ट का पास है, ES6 का बेसिकली पार्ट है, तो उनको नहीं पता है एक बार वो देख लें। एसिक मैंने इस पर भी काफ़ी वीडियोस बनाए हुए हैं कि क्या होती है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, उस पर आप जाके देख सकते हैं। NFT, और यहाँ पे मैं अपना टोकन URI मेंशन करूँगा, और इसके बाद कॉन्स्ट नॉन्स के बारे में पता ही होगा आप लोगों को, ये भी मैंने बताया हुआ है। अवेट web3 डॉट ETH गेट ट्रांजैक्शन अमाउंट के थ्रू हमें अपना नॉन्स पता चल जाएगा। यहाँ पे हम अपनी पब्लिक की को मेंशन करेंगे। फिर यहाँ पे ये हमारा कैसा ट्रांजैक्शन है, ये हमारा एक तरह से लेटेस्ट ट्रांजैक्शन है ये। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने ट्रांजैक्शन को मेंशन करेंगे। यहाँ पे हमने अपना नॉन्स मेंशन कर दिया है, अब हम अपने ट्रांजैक्शन को मेंशन करेंगे। TX से इसको मेंशन कर लेते हैं, और इसको लिखेंगे फ्रॉम के बाद पब्लिक की, मतलब किस जगह से ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, किस पब्लिक की से हो रहा है, किसके अकाउंट से हो रहा है। फिर दूसरी चीज़ टू, किसको हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे होगा, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। फिर नॉन्स जो उन्होंने अभी ऊपर डिफाइन किया ही हुआ है, नॉन्स एंड देन गैस अमाउंट जो हम देना चाहते हैं, जिससे हम अपने मतलब जितनी गैस हमें लगता है कि लगेगी, तो गैस, और इसको ले लेते हैं, थोड़ी ज़्यादा ही ले लेते हैं, जितनी गैस लगेगी, और यहाँ पे हमारा जो डेटा होगा। अब इस तरह की चीज़ में हो सकता है थोड़े एरर आए, क्योंकि डेफिनेटली ये इस तरह का प्रोसेस है, बट स्टिल लेट्स सी, कोशिश करेंगे कि पहली बार में ही ये राइट हो जाए। क्लिक की, और यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी अपने टोकन इन कोड ABI, सेव कर लेते हैं, इसको पहले कर लें सेव। ठीक है, कुछ एरर, कुछ इशू है, कोई इशू है। लेट्स सी द इशू, व्हाट इज द इशू, let's see the problems. Expected 10 mint NFT expected, मैं कुछ ओके, ये एरर है, कह रहा है कि ये होना चाहिए डेफिनेटली, और अब सही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारी अभी ये मिंट NFT और भी अपडेट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, अपना एक एसिंक मिंट NFT वाला एक फंक्शन बना लिया, और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे अपना नॉन्स क्रिएट किया, नॉन्स एक तरह से, और उसके बाद हमने अपना ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और अब हमारा ये यहाँ पे एक तरह से हम लोगों ने क्रिएट किया है अपना ट्रांजैक्शन। और उसके लिए हमने किसी यूज़ की है, अपने पब्लिक की का, मतलब अपने पब्लिक की का यूज़ किया है अपने ट्रांजैक्शन को क्रिएट करने के लिए। अब हम लोग अपने ट्रांजैक्शन को साइन भी करेंगे, और इसके लिए मैं एक कोड यहाँ पे पेस्ट करूँगा। थोड़ा ये अगली सा कोड है, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं, अगर आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें साइन इन मतलब आपके प्रॉमिस इन्वॉल्व है, और प्रॉमिस इन्वॉल्व है इसलिए कई सारे कर्ली ब्रेसेस हैं।
अगर मैं इसको यहाँ पे लिखता तो हो सकता था कि मैं कुछ मिस्टेक कर दूँ, जिसकी वजह से हो सकता था काफ़ी प्रॉब्लम। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है और यहाँ पे प्रॉमिस का यूज़ करके हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने ट्रांजैक्शन को साइन कर रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल से स्टेप है। हम लोग सिंपली ये चेक कर रहे हैं कि अगर हमारा मतलब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने एरर फंक्शन को भी इन्वॉल्व किया है। एरर इन द सेंस कि मैं ये चेक कर रहा हूँ कि अगर हमारे में कोई भी एरर नहीं है, मतलब हमारा साइन जो हमारा ये प्रॉमिस है ये सही से सारी चीज़ें वर्क करता है, हमारे ट्रांजैक्शन को ये साइन कर लेता है, तो हम चेक कर रहे हैं क्या, तो हम लोग प्रिंट कर देंगे द हैश ऑफ योर ट्रांजैक्शन इज, जो भी हैश होगा हमें ये मिल जाएगा। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें क्या दे देगा एरर कि समथिंग वेंट रॉन्ग विद योर मतलब सबमिटिंग योर ट्रांजैक्शन और प्रॉमिस फेल। मतलब कि अगर कुछ इस तरह से प्रॉमिस में अगर कोई इशू होता है तो वो डायरेक्टली ये देगा, अदरवाइज हमें यहाँ पे ये इशू मिल जाएगा कि समथिंग वेंट रॉन्ग व्हेन सबमिटिंग योर ट्रांजैक्शन। तो सिंपली यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, साइन प्रॉमिस का यूज़, मतलब साइन प्रॉमिस कह रहा हूँ, इस web3.eth.accounts.sign ट्रांजैक्शन का यूज़ किया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमने अपना ट्रांजैक्शन मेंशन किया है, फिर अपनी प्राइवेट की मेंशन की है जिसके थ्रू हम लोग ये साइन कर रहे हैं। फिर हमने क्या किया है, क्योंकि ये हमें एक प्रॉमिस देगा तो इसलिए हमने साइन प्रॉमिस डॉट देन फिर उसके अंदर एक फंक्शन जो कि एक तरह से आप समझ सकते हैं कॉल बैक फंक्शन, और फिर उसके बाद हमने क्या किया, सिंपली अपने इस कोड को मतलब web3.eth.send ट्रांजैक्शन का यूज़ करके अपने ट्रांजैक्शन को क्या किया है, साइन किया। तो इसमें हमने दो वैल्यू पास की हैं, साइन tx.raw ट्रांजैक्शन प्लस ये जो फंक्शन है, मतलब अगर कोई एरर आता है तो उसको रिजोल्व करने के लिए। ठीक है, अब इसको हमने सेव कर देता हूँ। और ये सारी चीज़ें आप परेशानी हुई, ये सारी चीज़ें मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पे सिंपली जाके इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी पूरी मिंट NFT.js पूरी तरह से तैयार है। अब हमारे पास सारी चीज़ें आ चुकी हैं जिसके थ्रू हम अपने NFT को क्रिएट कर सकते हैं और अपने NFT को क्रिएट भी कर सकते हैं और डिप्लॉय कर सकते हैं अपने टेस्ट नेटवर्क पे, और फिर अपने मेटामास्क पे उसको हम लोग क्या करेंगे, मतलब ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हमें बस एक लास्ट स्टेप करना है, और अगर वो लास्ट स्टेप बताऊं तो वो ये है कि हमें इस मिंट NFT वाले फंक्शन को बस कॉल करना है। इसी के अंदर हम लोग अपनी टोकन URI डालेंगे। वो टोकन URI कौन सी होगी मैं आपको बताता हूँ। तो इसी के लिए हमें जाना होगा वापस से अपने पिनाटा पे, और अब हम लोग जो हम लोगों ने मेटा डॉट जेसन, राइट, याद ध्यान दीजिएगा ये चीज़ कि हम लोग अपने मेटा डॉट जेसन वाली फाइल की जो हम लोगों ने ये लिंक है उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम लोग अपनी इमेज की ये जो फाइल थी, मतलब जो अपनी इमेज की URI थी उसको हम लोग नहीं यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। हम लोग बेसिकली अपने NFT मेटा डॉट जेसन जो हम लोगों ने ये बनाई थी फाइल को, जो अपलोड किया था मेटा डेटा वाली, उसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर रहा हूँ और अब मैं जाऊँगा अपने वापस से VS कोड पे, और यहाँ पे मैं मिंट NFT फंक्शन को कॉल करूँगा इसके हेल्प के साथ। तो यहाँ पे लगा देते हैं डबल कोट्स, और डबल कोट्स के अंदर अपने लिंक। तो ये हमारी टोकन URI की क्या हो गई, लिंक हो गई। इसको मैं सेव करता हूँ और अब हम लोग इसको रन करेंगे। बस अब ये प्रे करिए कि सब कुछ बढ़िया हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हुआ। अगर कुछ गड़बड़ होगा तो फिर हमें एरर मिलेगा और फिर हमें उसको रिजॉल्व करना होगा। तो आते हैं, अब यहाँ पे करता हूँ मैं नोड स्क्रिप्ट्स और मिंट NFT.js। चलिए प्रे करिए, अगर सब कुछ सही रहा तो हमें हैश ऑफ द ट्रांजैक्शन मिल जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, फिर हमारा काम खत्म हो जाएगा। बट अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो हमें चीज़ों में कुछ चेंजेस करने पड़ जाएंगे। फिर मैंने यहाँ पे एंटर, तो लेट्स वेट। ओके, कुछ इशू हो गया है बिलीव। एक बार फिर से प्रिंट करते हैं यहाँ पे। ये लेट्स सी फिर से क्या हुआ है इशू। एक मिनट, मैंने सारे फोल्डर का नाम सही दिया था ना, स्क्रिप्ट्स मिंट NFT.js, सही है। एक बार फिर से रन करते हैं। ओके, अभी भी ये रन नहीं हो रहा, जस्ट अ मिनट मैं देखता हूँ। ओके, तो जो प्रॉब्लम आ रही थी वो मैंने रिजॉल्व कर लिया। एक्चुअली में कुछ इशू था नहीं, मैंने फिर से जब रिकम्पाइल किया ये सब चीज़ें की तो अपने आप रन करने लगा। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था, मगर जो हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, मतलब जो ये फाइल बनाई है mint-nft.js, इसमें मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किए। बस हाँ, ये चीज़ मैंने अनकमेंट आउट कर दी थी, चाहे तो आप इसको वापस से कमेंट कर दीजिए। बट जब मैंने किया तो ये रन करने लगा, तो मैंने कहा चलो इसको रहने ही देते हैं, इसी चीज़ को थोड़ा लक मान लेते हैं और इसको एक बार फिर से अब रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कई बार ट्राई भी किया तब जाके, मतलब तो मैंने कई बार मिंट भी कर लिए NFT, तो भी आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसको वापस से अपनी पुरानी कमांड को ही रन कर लेते हैं। तो नोड स्क्रिप्ट्स मिंट NFT.js को मैं फिर से रन कर रहा हूँ और अब ये रन करेगी। कोई मैंने कोड में चेंज नहीं किया, मैं फिर से बता दूँ। फिर से मैंने इसको रिकम्पाइल किया तो ये अपने आप फिर से चलने लग गया। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा यहाँ ट्रांजैक्शन आ गया है, मतलब कि हमारा ये कोड रन कर चुका है सक्सेसफुली। और जो चीज़ हम लोगों ने प्रिंट कराई थी, राइट, द हैश ऑफ योर ट्रांजैक्शन इज, तो यही वो चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है, द हैश ऑफ योर ट्रांजैक्शन इज। और अगर कोई एरर होता तो हमें ये चीज़ दिखाता। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस ट्रांजैक्शन को यहाँ से कॉपी कर लूँगा। ठीक है, मैंने इस ट्रांजैक्शन को यहाँ से कॉपी कर लूँगा और चलते हैं अपने रॉब्सन ईथर स्कैन पे। ठीक है, कर लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे आके मैं इस पर ट्रांजैक्शन अपना पेस्ट करूँगा और अब आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है। यहाँ पे हमारे टोकन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि हमारे टोकन का नाम है कोड ईटर और सिंबल है CER। अच्छा, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि जब आप पहली बार इसको डिप्लॉय करोगे तो मतलब जब आप पहली बार मिंट करोगे NFT तो उसकी ID 1 आएगी, राइट। और इसी तरह से हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा भी था। यहाँ पे आपको 5 दिख रहा है। रीज़न बिंग ये है क्योंकि मैं कई बार अभी ये टोकन ID को मिंट कर रहा था चेक करने के लिए कि सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, तो उस वजह से ये चेक करते करते इतनी ज़्यादा हो गई है। और ये चीज़ अभी मैं मेटामास्क में चलूँगा तो आपको दिखा भी दूंगा कि ये क्या मतलब है इसका। तो ये टोकन ID 5 है और इसको आपके भी अगर ये 1 आ रहा है तो इसमें आपको कोई परेशानी होना है, 1 ही एकदम सही है आपके में। अब इसको मेटामास्क में चलते हैं तो वहाँ पे जब मैं इसको करूँगा तो आपको ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। बट हाँ, एक प्रॉब्लम ये है कि मेटामास्क में ही ये मेटामास्क के डेस्कटॉप पे नहीं चलेगा क्योंकि पता नहीं कुछ इशू है मेटामास्क के साथ। तो इसीलिए हम लोग जाएंगे मेटामास्क की एप्लीकेशन पे जो कि मोबाइल में अवेलेबल है। तो आप उसको मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए, मैंने इंस्टॉल की हुई है। अब चलूँगा मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, वहाँ पे आपको पूरी सारी चीज़ें मैं करके दिखाऊंगा। सिंपली मुझे एक चीज़ बस करनी है, ये इस चीज़ को, ये जो एड्रेस है इसको कॉपी करना है और इसी को जब मैं मेटामास्क में पेस्ट करूँगा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को प्लस इसकी ID मुझे बतानी होगी, तो मेरे सामने वो जो NFT है, मिंट हुई NFT है, वो मेरी स्क्रीन पर आ जाएगी। आइए चलते हैं अब अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। ओके, तो ये हमारा मेटामास्क वॉलेट है जो कि मैंने अपने मोबाइल में ओपन किया हुआ है और अब मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड और सारी चीज़ें यहाँ पे इनपुट करूँगा। यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड इंटर कर दिया है। अब इसको लॉगिन करेंगे हम लोग। तो ये हमारा मेटामास्क वॉलेट यहाँ पे ओपन हो गया है। अगर मैं अभी अपनी NFT वाले सेक्शन पे जाऊँगा, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास 4 NFT आपको दिख रही है, राइट। और ये 4 NFT क्यों दिख रही है, क्योंकि जैसे मैंने बताया मेरी जो अभी NFT जो आपके सामने मैंने क्रिएट की उसकी टोकन ID 5 है। और जो यहाँ पे आप NFT देख रहे हैं ये मैं अपने से जब ट्राई कर रहा था तो एक तो NFT ID 1 है, एक NFT ID 2 है, एक NFT ID 3 है और एक NFT ID 4 है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमने एक नई NFT अभी क्रिएट की है, जो अभी आपके सामने NFT ID 5 क्रिएट की है, अब मैं उसको यहाँ पे लाके ऐड करूँगा अपने मेटामास्क के वॉलेट में। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐड NFT पे यहाँ क्लिक करेंगे जो आप नीचे देख रहे हैं और यहाँ पे अपना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस हमें मिला था, राइट, जो अभी हम लोगों ने देखा जब हम लोगों ने अपनी अभी NFT को डिप्लॉय किया तो वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस था, वही मैंने कॉपी किया और अपनी NFT की ID यहाँ पे 5 डाली। आप अपने केस में क्या डालेंगे, आप अपने केस में 1 डालेंगे, याद रखिएगा। मैंने 5 डाली बट आपको अपने केस में 1 डालना है। और अब यहाँ पे देखिए मैंने रिफ्रेश किया, एक बार रिफ्रेश जरूर से करिएगा, कभी कभी ये इशू देता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारी NFT क्रिएट होकर आ गई है और ये #5 भी है, पेंटिंग इसका नाम है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिख रही है, राइट। इसको एक बार ट्रांसफर करते हैं दूसरे के अकाउंट में, क्या ये कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अकाउंट 2 को सिलेक्ट करता हूँ और अब मैं इसको कॉपी करूँगा, इसका एड्रेस जो कि है यहाँ पे कॉपी कर लिया है। अब मैं जाता हूँ वापस से अकाउंट 1 में और यहाँ से अब मैं अपनी NFT को सेंड करता हूँ ताकि मैं दिखा सकूँ कि आप दूसरे अकाउंट में सेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे अब मैं अपना मतलब जो मैंने एड्रेस कॉपी किया उसका डालूंगा एड्रेस। नेक्स्ट, प्रोसेस शुरू हो गया है NFT ट्रांसफ़र का। तो इस तरह से आप NFT को दूसरे एड्रेस पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट, और यहाँ पे हमारा ये सारा कैलकुलेशन और सारी चीज़ें होंगी और इसके थ्रू आप क्या कर पाएंगे, अपनी NFT को किसी भी एड्रेस पे ट्रांसफ़र कर पाएंगे। बट हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमने ड्रॉपस्टैन टेस्ट नेटवर्क यूज़ किया है तो वहीं पे अभी आप ये चीज़ कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, और अब हमारी ये NFT ट्रांसफ़र हो जाए। यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन सबमिटेड आ रहा है, वेटिंग फॉर कन्फर्मेशन। थोड़ी देर में ही आप देखेंगे ट्रांसफ़र। बताऊँ उस अकाउंट 2 पे, हमारा अकाउंट 2 है। एक बार रिफ्रेश करिएगा अगर नहीं आ रही है तो, वरना अगर तब भी ना है तो ऐड NFT पे जाइएगा और उस ऐड NFT पे जाके उस कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस फिर से डालिएगा, ठीक है। और उसके बाद ID डालिएगा, जो ID आपको मतलब जो उसने ट्रांसफ़र की है 5। अब यहाँ पे ऐड पे क्लिक करिएगा। अगर आपको ये ट्रांसफ़र हो गई होगी, देखिए यहाँ पे मैंने गड़बड़ एड्रेस डाल दिया है, मैंने वो वाला एड्रेस डाल दिया है जो अभी मैंने अकाउंट से कॉपी किया था। मुझे कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस चाहिए, राइट। ये तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस कॉपी कर लिया है, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, वही कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस। और मैं यहाँ पे अब ID फिर 5 और यहाँ ऐड, जैसे मैं ऐड करूँगा आप देखेंगे कि थोड़ा ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा वरना गड़बड़ हो जाएगी, ये फिर से आउट ऑफ बॉक्स हो जाता है, मतलब बाहर चला जाता है। मतलब यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो देखिए थोड़ी देर में NFT ऐड हो जाएगी। देखिए NFT यहाँ पे ऐड हो गई है, मैंने सेलेक्ट किया और ये हमारी NFT यहाँ पे ट्रांसफ़र सक्सेसफुली हो चुकी है। इस तरह से हमने NFT क्रिएट भी की और ट्रांसफर भी की अकाउंट पे। और अगर आप ये सोचो कि अगर मान लेते हैं कि ये भी दिमाग में आ रहा होगी क्या हम लोग NFT ID 4 भी डाल के कर सकते हैं, NFT ID 2 1 2 3 भी चेक कर सकते हो, तो आप देखेंगे कि ये एरर देगा। अगर मैं, क्योंकि हम लोगों ने जो ट्रांसफ़र किया था एड्रेस पहले एड्रेस पे किया था, राइट, जो अभी हम लोगों ने अकाउंट 1 सेलेक्ट किया था उस पर हमने ट्रांसफ़र किया अपनी पे नहीं। तो देखिए इसने हमें एरर दे दिया कि ये आपको बिलोंग नहीं करती है, ID 4 वाली NFT आपको बिलोंग नहीं करती है, आपको सिर्फ और सिर्फ ID 5 वाली NFT बिलोंग करती है, जो कि आपकी स्क्रीन पर आपने
और जिस तरह से हम लोगों ने अपनी एनएफटी को मिंट किया, जिस तरह से अपनी हम लोगों ने एनएफटी को बनाया, जैसे मैंने कई सारी एनएफटीज बनाई, उस तरह से आप भी कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना होगा, बस ये वाली लाइन आपको फिर से लिखनी होगी। मतलब आप जितनी बार ये स्क्रिप्ट रन करोगे, मतलब ये नोड स्क्रिप्ट मिंट NFT.js, जितनी बार आप ये स्क्रिप्ट रन करोगे उतनी बार आपके पास नई नई एनएफटी आती रहेगी। हर एक एनएफटी की नई नई आईडीज आती रहेगी। जैसे आपने मेरी मोबाइल की स्क्रीन पे भी देखा कि मेरे पास 1 2 3 4 5 करके 5 एनएफटीज आ चुकी थी। अब मैं वो जिसको चाहे उसको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। और मतलब इस तरह से ये सारी चीज़ें हो सकती है। बस ध्यान क्या रखना है कि आपको टेस्ट नेटवर्क जो आपने चूज़ किया है उसी टेस्ट नेटवर्क के बेसिस पे ट्रांसफ़र करिएगा, अदरवाइज़ आपको वो एनएफटी नहीं मिलेगी। ये रॉबसन टेस्ट नेटवर्क पे हुई ये चीज़ें, तो आपको रॉबसन टेस्ट नेटवर्क पे ही सारी चीज़ों को करना है। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको आपकी पहली एनएफटी क्रिएट करने के लिए, अपनी पहली एनएफटी को मिंट करने के लिए और उसको मेटामास्क में ट्रांसफ़र करने के लिए भी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर से करिएगा। लाइक्स बहुत कम आते हैं, लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि मैं